तमाम नौजवान, वो चाहे खिलाड़ी है, वो चाहे स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, क्योंकि जो पिछले वाक़यात हमने देखे हैं ना, उससे दिल ना घबरा सा गया है कि दिल का आर्जा, दिल का मरज़ एक टीनेजर को भी हो सकता है, यानी हार्ट अटैक का शिकार एक छोटा बच्चा। हम तो यही समझते थे कि जी 40 प्लस 50 प्लस को होता है, लेकिन हाल ही में ऐसे बहुत सारे केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं कि अंडर 40, अंडर 20 हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वजूहात क्या हैं, ये जानने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले ये देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। क्रिकेट मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से 2 नौजवानों की मौत ने दीगर नौजवान खिलाड़ियों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते हरकत कल बंद होने से कराची में 20 साल के रिजवान, जबकि लाहौर में इंटर क्लब चैंपियनशिप के दौरान 35 साल के वक्कास की मौत हुई। जिस्मानी तौर पर फिट नजर आने वाले खिलाड़ियों की अचानक मौत कैसे हुई? माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर फवाद फारूक कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि बज़ाहिर तंदुरुस्त नजर आने वाला वाकई सेहतमंद हो। हार्ट अटैक वाला मामला भी अब यंग लोगों में बहुत कॉमन हो गया है। यंग लोगों में कभी कभार कुछ दिल के पट्ठों की ऐसी बीमारियां होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, उसमें कोई अलामतें नहीं हो रही होती हैं। अचानक किसी फिज़िकल स्ट्रेस की वजह से या किसी वजह से अचानक एक ऐसी धड़कन उनमें जनरेट होती है जो जानलेवा हो जाती है। उस दौरान अगर टाइमली उनका BLS एक कार्डियक पंप कर दिया जाए और बिजली लग जाए तो वो बच जाते हैं। कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन राशिद कुरैशी समझते हैं कि गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा और अपनी सेहत से मुताल्लिक लापरवाही ऐसे हादसात का बाइस बनती है। क्रिकेट हो या कोई भी एक्टिव स्पोर्ट्स हो, वो पूरी एनर्जी और पूरी क़ुव्वत मांगता है। और जो इस तरह के लाइफस्टाइल के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो अमूमन ऐसा होता है कि वो पार्टी के तौर पर मैचेस को लेते हैं कि वो मैच खेलेंगे या उसके बाद कहीं पाए छोले खाएंगे या हलवा पूरी खाएंगे या चाय पराठा। तो इस तरह का वो न्यूट्रिशन फूड प्रेफर करते हैं मैच के दौरान या मैच के बाद। तिबी माहिरीन कहते हैं कि चिकनाई से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, सिगरेट नोशी और वर्जिश ना करना नौजवानों में दिल के दौरे का सबब बन रहा है। खेलों में नाखुशगवार वाक़यात से बचने के लिए खिलाड़ियों को डाइट के साथ साथ रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनिंग भी करना होगी। कैमरामैन कासिम रईस और सनाउल्लाह डायरी के साथ हुज़ैफ़ा खान, समा, कराची। दिल का रोग तो होता बड़ा ख़तरनाक है। जब नौजवानों में ये मरज़ बढ़ने लगे तो इस माशरे में संगीन सूरत हाल की निशानदेही करता है। पाकिस्तान में लोग कुछ ऐसी ही ज़िंदगी गालिबन गुजार रहे हैं। नौजवानों में दिल के अमराज बढ़ते जा रहे हैं और हार्ट अटैक के बायस 25 साल से 40 साल तक की उम्र के अफराद की बहुत बड़ी तादाद को अस्पतालों में अब लाया जा रहा है। चंद साल कबल तो हार्ट अटैक का एक सबसे कम उम्र 17 साल का मरीज भी लाया गया। एग्जैक्टली हम वही कह रहे हैं ना कि 17, देखें टीन एजर्स भी जो है अब हमें इस लाइन में नजर आ रहे हैं। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखे, लेकिन आप देखें जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं या स्मोकिंग के वो उनकी आदत होती है, ज़्यादा तशवीशनाक बात उनके लिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें कि ये जो आर्जा है यानी दिल के अमराज के जो बढ़ते हुए मरीज़ हैं, उनमें इलाज की सकत नहीं होती। क्यों नहीं होती? स्मोकिंग कर रहे होते हैं। क्यों नहीं होती? वेट ज़्यादा ऑलरेडी उन्होंने पीछे से अपने आप को इतना ज़्यादा डैमेज किया होता है कि हल्का सा भी उनके हार्ट के साथ बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाती ना, फिर आप ज़्यादा जो हैं वो आपको नुकसान होता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर हो जाए या शुगर हो जाए, उसके मरीजों की तादाद भी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और यही हालात अगर रहते हैं, सिचुएशन यही रहती है, तो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि चंद साल में अमवात और माजूरी के लिहाज से अल्लाह ना करे, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे। और ये सब क्यों? ये सब इसलिए बिकॉज जो हमारा डेली रूटीन है, जो हमारा उठना बैठना है, खाना पीना है और जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी के दीगर मामलात चलाते एक दिन में, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। एक्सरसाइजेस हमने उसमें इंक्लूड नहीं की हुई। आराम पसंद हो गए हैं, बहुत सुस्त हो गए हैं हम ना अपनी ज़िंदगियों में। हमें हर चीज़ जो है अपने या तो बिस्तर पे चाहिए, या अगर जैसे विंटर का सीज़न है तो हम ये कहते हैं ओके ठीक है ख्याल कर लेंगे, ज़रा सर्दियाँ 2-3 महीने की गुजर जाए फिर। लेकिन ये जो बेहतियाती है ना, गर्मी आती है तो फिर गर्मी लगती है, ये जो बेहतियाती है ना, ये आपको ले डूबती है। माहिर अमराज़ कल्ब डॉक्टर जावेद अकबर सियाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी तशवीशनाक बात है कि सबसे कम उम्र जो हमने जिक्र किया है वो 17 ईयर्स है। पाकिस्तान में 40 साल से कम उम्र जो अफराद में हम देख रहे हैं कि दिल के दौरों की शरह जो है वो बढ़ने लगी है। 40 बड़ी एक नॉर्मल सी एज है कि हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है 40 है, 40 भी क्रॉस नहीं किया आपने, आप बड़े एक्टिव हैं और आप अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से आगे लेके चलते हैं। लेकिन जो सिचुएशन हम इस वक्त जिसका जिक्र करें बड़ी अलार्मिंग है। प्लीज़ ज़रा आसानी के लिए समझाएगा कि ऐसा क्यों है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा समा न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में आने के लिए। तो अब मैं आऊँगा आपकी सवाल की तरफ जी कि पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये जो डिज़ीज़ हम समझते थे पहले कि ओल्ड एज की डिज़ीज़ है या 40 या 50 साल के बाद लोगों को ये अफेक्ट करती है, अब ये यंगर जनरेशन में आना शुरू हो गई है। उसके क्या असबाब हो सकते हैं? सबसे पहले ये कि हमने अपनी जो प्रॉपर चीज़ें हैं, जो रिवायात हैं, उनको छोड़ दिया है। उसमें दो चीज़ें ख़ास हैं। सबसे पहले हमारा इंटेक, कैलोरी इंटेक, फूड, जंक फूड की तरफ, रेडी टू कुक फूड की तरफ चले गए हैं, तो हमारी खाने की आदतें वो बिल्कुल ठीक नहीं रही। दूसरा, जिन कामों से हम अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं, मतलब जो हम एनर्जी इंटेक करते हैं, उसको जब इस्तेमाल करते हैं वो कम होने लगी हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि आपको सड़क पे चलते हुए लोग बहुत कम नज़र आएंगे। हमने साइकिलिंग करना छोड़ दिया है, ख़ास करके ऐसे शहर में जहां हम रह रहे हैं। ये दुनिया के शहरों में से आप देखेंगे कि उस तरह की सहूलियत वॉक करने की, साइकिलिंग करने की, कैलोरीज बर्न करने की वो नहीं है। दूसरा, हमारी तरफ से, मतलब हमारी इन टर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह की आगाही, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम आवाम को आगाह करें। तो इन चीज़ों की वजह से जो डिज़ीज़ पहले ओल्ड एज में हो रही थी, अब यंगर एज में होना शुरू हो गई है। उसके अलावा जो एक बहुत अहम वजह है तंबाकू का इस्तेमाल। आप देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में, हमारे जो स्कूल गोइंग हैं, जो कॉलेज गोइंग लोग हैं, वो स्मोकिंग, पान, गुटखा, छालिया और डिफरेंट तरीके से वो इस तंबाकू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसकी वजह से ये यंग ऑनसेट और छोटी उम्र में जो हार्ट की बीमारियों का आना बहुत आम सी बात हो गई। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि जितनी यंग एज में दिल का दौरा पड़ेगा उतना ही खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है, ये क्यों? एक चीज़ अगर हम साइंस की बात करें तो हार्ट अटैक में 3 आउट ऑफ 10 पीपल विल डाई विद इन 1 आवर। ये यहाँ पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 10 में से 3 लोग ऐसे होते हैं जो अस्पताल तक भी नहीं पहुँच पाते। और आप खुद समझ सकते हैं, आपके डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस या नॉलेज में ऐसी बात होगी कि आदमी बिल्कुल मज़े से बैठा था और एकदम से फिर विद इन 1 आवर, जिसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं, वो होता है। अब वो तो हर एज में होता है कि उसकी एज कोई बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं हुई। उसके बाद जो 70% पेशेंट हैं जो उस फेज़ में नहीं हैं, जो हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, वहाँ पे हमारा रोल आता है। हमारा मतलब कार्डियोलॉजिस्ट का रोल आता है, हॉस्पिटल का रोल आता है, प्रोसीजर्स का रोल आता है। और 19-70% में टाइम जब इम्पॉर्टेंट इस तरह से कि मुझे ये बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है यहाँ बात करते हुए। मेरा ताल्लुक़ भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से है, जिसकी 10 हॉस्पिटल इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ एरिया में काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे ट्रेंड लोग हैं और ये ट्रीटमेंट का बेहतर इलाज है पूरी दुनिया में कि हार्ट अटैक वाले की एंजियोप्लास्टी कर दी जाए। कितना जल्दी कर दी जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि विद इन 90 मिनट्स फर्स्ट मेडिकल कॉन्टैक्ट मरीज़ हमारे मिट्टी के सेंटर में आया और डॉक्टर ने देखा, उसने कहा इसको रात में 3 बजे एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें एक्टिव होती है, हमारा डॉक्टर पहुंच जाएगा और 90 मिनट्स के अंदर उसकी शरीयान खुलनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड है और उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम चीज़ें बता रहे हैं कि आप या तो तंबाकू नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों की रूटीन सही नहीं रही, डाइट भी ख़राब हो चुकी है, ये तो एक जनरल चीज़ें होगी ना कि इसकी वजह से इन चीज़ों में बड़ा इजाफा हो रहा है। अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात कर लें तो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों की तादाद भी जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है पाकिस्तान में। इसका रीज़न क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, ये चैनल पे मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि पाकिस्तान में कम से कम शुगर की तादाद तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और रिसेंट जो डेटा है उसमें हम 1/3 पे हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन तीसरे नंबर पे, चाइना और इंडिया के बाद, अगर पॉपुलेशन के तवसत से बताएं तो हम फर्स्ट नंबर पे हैं। अगेन ये दोनों चीज़ें, इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, एक दूसरे से लोगों में नहीं लगती, लेकिन बहरहाल मौरूसी या जेनेटिक्स में चलती हैं।
और अगेन अगर हम बात पे आएंगे कि ये सिंपल है कि हम डिपॉजिट करेंगे उतना खर्च भी करेंगे, मतलब हम खाएंगे जंक फूड खाएंगे, हम कैलोरीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और उसको खर्च नहीं करेंगे तो डेफिनेटली अल्टीमेटली दिस थिंग विल गो बैड। और डायबिटीज़ उसकी वजह से होती है, और कुछ स्ट्रेस की भी ज़रूर है हमारी लाइफ में। स्ट्रेस बहुत हो गया है, आपको बेहतर पता है, आप जाते हैं लोगों से मिलते हैं, तो स्ट्रेस का बहुत इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है हाइपरटेंशन पे, शुगर पे, और हमारी जो आदतें हैं या जिस तरह से आजकल हमारा रहन सहन है। आप अगर देखेंगे कोई भी 3 या 4 बजे से पहले नहीं सोता और सेल्यूलर नेटवर्क पे लगे रहते हैं, और फिर हम जितना भी नेचर से दूर जाएंगे उतना हम इन चीज़ों में और फंसते चले जाएंगे, क्योंकि नेचर ने हमें टांगें दी हुई हैं कि आप वॉक करें, लेकिन हम नहीं करते। खाने में बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ और रेडी टू कुक फूड पसंद करते हैं। रात मिली हमें आराम करने के लिए, हम नहीं सोते और दोपहर या असर तक सोते रहते हैं। तो ज़ाहिर है इन आदत की वजह से ये डिज़ीज़ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और हमें अभी सोचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि जो यंग हमारी जनरेशन है, यंग लड़के या लड़कियां, वो अपने अंदर ऐसी कौन सी चीज़ को महसूस करें कि फ़ौरन उन्हें फ़ील हो जाए और फिर वो अमराज़ क़ल्ब के डॉक्टर से रुजू करें? सबसे पहले 70s में एक रिसर्च हुई थी जिसने बताया था कि कौन से मरीज़ ऐसे हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम लाख ज़्यादा होता है। उस वक्त ये चीज़ें आइडेंटिफाई की गई थी कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की हो उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो स्मोकिंग करते हैं उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिनमें ब्लड प्रेशर है उनमें चांसेस आम आदमी से ज़्यादा हैं। जो डायबिटिक हैं, भले उनकी डायबिटीज़ मेडिसिन से कंट्रोल हो, भले उनका हाइपरटेंशन मेडिसिन से कंट्रोल हो, उनमें इशू है जिनका लिपिड प्रोफाइल डीरेंज है, डिसलिपिडीमिया जिसमें कहते हैं, ये वो लोग हैं जिनमें इन बीमारियों का तनासब आम लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें अपनी इन 4-5 चीज़ों का पता होना चाहिए कि इधर वो हम में हैं या नहीं हैं। सही है। अगर हम में हैं तो उनका अभी से हमें केयर करना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। जिसकी फैमिली में, मैं तो अमूमन अपने क्लिनिक में ये भी ज़रूर पूछता हूँ कि किसी करीबी रिश्तेदार की अचानक मौत तो नहीं हो गई थी, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फैमिली हिस्ट्री अगर कोई है और उसका फर्स्ट रिलेशन है तो उसको हमें पहले से स्क्रीन करना पड़ेगा। और अगर इस तरह की जो इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो उसके हवाले से हमें उनका पहले ट्रीट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इलाज की तरफ जाएंगे। तो किसी भी यंगस्टर्स में अगर ये 5 चीज़ों में से कोई चीज़ है तो उसको ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। मेरा बिल्कुल कतई ये मकसद नहीं कि मैं यंगस्टर्स को डराऊं, लेकिन हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद सियाल, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन ये बड़ा अहम मौजू है। हार्ट अटैक्स की बीमारियाँ, हमेशा से ये समझा जाता था कि जब आप ओल्ड एज की तरफ या डेढ़ उम्र की तरफ जाते तो शायद आपको ज़्यादा इफेक्ट होती है, लेकिन नहीं। रिसेंट पास के रिकॉर्ड्स में ये शो हो रहा है कि जो यंग लड़के, यंग बच्चे हैं, इवन क्रिकेटर्स हैं जो खेल रहे हैं, और जो बच्चे हैं ऑफिस से आते हैं, घर में आते ही उन्हें कुछ फील होता है। सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत ये है इस बात की कि अगर आपको अपनी बॉडी के साथ कुछ भी डिफरेंट फील हो रहा हो तो घर में बैठ के उसको सोचें ना, बल्कि फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करें। क्योंकि हमें शौक है बहुत ज़्यादा घर में ना डॉक्टर बन जाने का। डॉक्टर से पहले जाने से पहले हम सोचते हैं कि हम खुद ज़रा अपने ऊपर तजुर्बे कर लें, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद। वेलकम बैक। अब जो हम आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बड़ी अहम है। वैसे तो शायद मर्दों को लगता है कि जी सारा काम वही करते हैं, खातिन करती क्या है, लेकिन कहते हैं कि तुमने किया क्या है? लेकिन वो क्या किया है वो भी हम आपको बताएंगे, और वो करने में उन पे कितना मेंटल प्रेशर बढ़ता है, इसी पे होगी बात। महंगाई है। अब ऐसे में घरेलू खातिन का माहाना बजट जो है वो तो दरम बरम हो चुका है। पहले किचन अखराजात से ज़ाती खर्च के लिए कुछ रकम निकाल लेने वाली खातिन के लिए अब ज़रूरियात पूरी करना भी मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। हर जगह रोना है कि महंगाई बढ़ रही है, घर का बजट कैसे मैनेज किया जाए। वफाकी दारुल हुकूमत की जो ख़वातीन है, यानी इस्लामाबाद की जो ख़वातीन है, वो कैसे गुजारा करती हैं, हमने जानने की कोशिश की है। हमारी नुमाइंदा अरहम खान ने भरपूर तरीके से इस कोशिश में हमारा साथ दिया है। तो अरहम से जान लेते हैं। अरहम जी बताइएगा।
वज़ीर ख़जाना तो साल में एक दफ़ा बजट बनाते हैं, लेकिन घरेलू ख़वातीन को हर रोज़ बजट का हिसाब किताब रखना होता है। महंगाई के मौजूदा तूफान में आखिर घर का बजट चल कैसे रहा है? खरीदारी करने निकली ख़वातीन से चलकर पूछते हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। जो पहले हम चीज़ें ले लिया करते थे ना, अब उसमें कुछ भी नहीं आता। बहुत महंगाई हो गई है। इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी। तो बाज़ार में है ना 4000 तो कहीं भी नहीं गए हुए हैं। पहले 2500 में भी चीज़ें आ जाती थी सारी। सौदे में से पैसे बचा के कपड़े ले लेते थे ना, अब उस हिसाब से पैसे नहीं बचते हैं। नए कपड़े तो इस दफ़ा के दोनों सीजन्स के ही नहीं बनाए। अब अगले साल तक अगर थोड़ी कंट्रोल होगी, जो लग नहीं रहा, तो फिर यही वाले कपड़े आगे भी चलाएंगे। हर महीने में हर हफ्ते बजट नया बन रहा, तो उसमें से भी आधी चीज़ें काट के ना, ये रहने दो, ये अगले हफ्ते कर लेंगे, अच्छा ये अगले महीने कर लेंगे, ऐसे करके चल रहा होता है। तो 10,000 हस्बैंड से लिया जा रहा है या बाबा से लिया जा रहा है, उसमें आपकी ग्रॉसरी भी पूरी नहीं हो रही होती है, तो जो बजट है वो कहाँ जाएगा, आउट होगा। तो उनसे जब एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे, वो कहेंगे हमारी तो लिमिट इतनी है। तो थिंग्स विच वर कमिंग इन 15,000 में अगर आप एक दिन का एक्सपेंडिचर एक मंथ का करे थे, एंड दैट इज नाउ 30,000, तो डबल हो गया एक्सपेंडिचर। आप पहले 5-7 हज़ार में आप 3-4 जोड़े लेकर आते थे, अब उसमें से आप एक जोड़ा लेकर आते हो। घर का बजट इंतहाई खराब हो गया है और हर बंदा एक दूसरे से लड़ झगड़ रहा है, क्योंकि खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आमदन है नहीं, तनख्वाहें वही हैं और खर्चे हद से ज़्यादा बढ़े हुए हैं और आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घरों में। ज़ाहिर कहीं जाता है तो इंसान कुछ देता है, दिलाता है, तो अब शादियों पे भी जाना हम लोगों ने कम कर दिया। पहले तो हम जाते थे हर जगह पे, मिलना मिलाना भी कम हो गया। जाते थे हम खाना खाने, एक आध दफ़ा हम चले जाते थे, हमारी इतनी बजट होता था, लेकिन अब नहीं होता। अब जो है ना, अब यही होता है कि कभी कभार महीने में एक आध दफ़ा बाहर से कुछ मंगवा लें, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। 1000 का पेट्रोल टंकी में डलवाते थे, हफ्ता निकल जाता था। अब 3 का भी डलवाएं तब भी नहीं, 5 दिन भी नहीं गुजरते, थोड़ा सा तो मिलता है ना। चीनी, घी, हर चीज़ ही महंगा हो गया, ख़रीदने से भी, पहुँच से भी दूर हो गया। बच्चे महीने बाद 2-3 सूट ले आते थे, अब 4 महीने बाद 1 सूट लेके आते हैं, वो भी कभी देख के ही आ जाते हैं वापस। महंगाई से यूं तो सभी मुतासिर हैं, लेकिन महंगाई का शिकार ख़वातीन का कहना है कि जूती कपड़े का बजट भी घर की ज़रूरियात पूरी करने पर लग जाता है। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। तो महंगाई ने आवाम को परेशान कर दिया है और हर शख्स जो है अब ये कहता हुआ नजर आता है कि चीज़ें कैसे मैनेज की जाए। ऐसे में एक खातून खाना जिसके कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि घर के अखराजात को मैनेज करना है, बच्चों की फीस भी देखनी है, गैस की जो कमी है, यानी हम देखते हैं ना कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, तो वो गरम गरम परांठे जो होते हैं ना, वो मिलते नहीं है, गर्मियों में भी होने लग जाती है। अच्छा, फिर दूसरा, अब स्मोक का भी सीजन है, तो बच्चों को कवर कैसे रखना है, साथ साथ बच्चों को और मियाँ साहब को खुश भी रखना है और उनकी ख्वाहिशात का ख्याल भी रखना है। इस सबसे पर्दा उठाने के लिए हमारी नुमाइंदा आयशा अता ने एक खातून खाना से गुफ्तगू की है, रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। घर की 4 दीवारी में रहते हुए सिन्फ़े नाजुक के नाजुक कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ होता है। इन्हें बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। एक खातून को घर में रहते हुए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, चलिए आज आपको बताते हैं। बात हो रही थी घरेलू ख़वातीन की, तो इस वक्त हमारे साथ मिसेस सवद गोहर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इनके तजुर्बात के हवाले से कि एक हाउसवाइफ होने के नाते इन्हें अपनी लाइफ में या अभी तक किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। जी सरवत, बताइएगा, जब लाइफ को स्टार्ट किया, नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, तो वहाँ से हमें अपने तजुर्बात बताइए और अब तक क्या क्या चीज़ें आपको फेस करना पड़ रही हैं। जी, मुश्किलें ज़िंदगी में बहुत आती हैं, चाहे अमीर हों, गरीब हों, हर किसी की लाइफ में उनको टेंशनें, परेशानियाँ, मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ती हैं। और मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलें भी उठाई हैं, अच्छा टाइम भी बहुत देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब शादी होती है तो आपको पता है कि सास के मूड देखो, ससुर के देखो, नंदों के देखो, और घर में हर किसी के मूड्स के ऊपर ही चलना पड़ता है, क्योंकि एक नई लाइफ आपने गुजारनी होती है, नया घर होता है, तो मुश्किलें तो आती हैं। फिर बच्चे हो जाते हैं और बच्चों की फिर स्कूलिंग, उनकी तरबियत, और हर तरह से हमें बच्चों को ब्रॉट अप करना है।
तो यही होता है कि ज़ाहिर एक माँ ही अच्छी तरह अपने बच्चों को देख सकती है, देखभाल कर सकती है। अभी इस दौर में आजकल में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रही है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महंगाई है और बड़ी मुश्किल है। एक बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल होता है, दोनों बंदों को जॉब करें तब घर चलता है। और क्योंकि मेरे इन लॉज अलाउ नहीं करते थे कोई जॉब करने को और मुझे शौक भी नहीं था, इसलिए मैं हाउस वाइफ बनी। लेकिन इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ इतनी महंगी है, बच्चों की चीज़ें हैं वो पूरी करते करते बंदा सोचता रहता है किचन भी चलाना है, दाल चावल दाल रोटी उस पर भी हम गुजारा कर रहे होते हैं। और बहुत मुश्किलें आती हैं, जैसे कि अब गैस जो है आजकल आपको पता है ये एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि गैस नहीं होती। नाश्ता करवाना है बच्चों को, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, गैस नहीं है, तो यहाँ पे परेशानी होती है। बच्चे नाराज़ हो रहे होते हैं, हस्बैंड नाराज़ हो रहे होते हैं, तो एक औरत क्या क्या करेगी, बहुत मुश्किलें उसको उठानी पड़ती हैं। घर बड़ा है या छोटा है लेकिन एक ही खातून ने उसको संभालना है, तो फिर क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से मैनेज होती हैं? जी बिल्कुल, घर में आपको पता है जब बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, घर तो फैला हुआ होता है। और जाहिर है एक हाउसवाइफ है और उसका यही काम है, बिस्तर सही करने हैं, डस्टिंग करनी है, खाना बनाना है, किचन में जाना है, सारे काम एक औरत के ऊपर आ जाते हैं। ये जिम्मेदारी एक औरत की ही होती है, तो आई थिंक वो अच्छी तरह हम निभाई लेते हैं। घरेलू खवातीन के घर के मसाइल अपनी जगह, जिन्हें जैसे तैसे भी वो हल करके एक जिम्मेदार खातून होने का फर्ज अदा करती हैं। कैमरामैन असहर इकबाल के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। चलें जी, रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं। इसका मतलब ये कि कोई भी खातून हो, चाहे वो काम करने वाली खातून है या घर में रहने वाली हाउसवाइफ है, मसाइल सबके साथ है। शबीन मसहर हमारे साथ मौजूद है, माहिर दिमागी अमराज, स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। अच्छा, हम तो सुबह सुबह ना फ्रेश हो जाते हैं, काम पे आना होता है, अपने आप को फ्रेश रखना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले सवाल उन खवातीन का जो कि हाउसवाइफ हैं, जिन्होंने उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, मियाँ का नाश्ता बनाना है, फिर उन्होंने घर के कामों में लग जाना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, तवा कांधों पे खवातीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बैलेंस रखना, जो प्रोफेशनल हैं उसके साथ घर का, बच्चों को देखना, डबल उनकी जिम्मेदारी होती है, तो वो एक बहुत एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इन सब में जो हमारी खवातीन है ना, वो डिप्रेशन में चली जाती है, मेंटली स्ट्रेस में चली जाती है। कोविड में हमने देखा कि स्ट्रेस वैसे ही बहुत बड़ा, हर तरफ बड़ा हमने देखा। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कोविड का जोर खत्म हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की, तो हमारी खवातीन या तो जिक्र ज़्यादा नहीं करती, इस हवाले से बात नहीं करती दूसरों को खुश रखने के चक्कर में, लेकिन फिर भी उन पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ता है। डेफिनेटली बहुत पड़ता है। और ज़्यादातर मेरी क्लाइंट्स आजकल जो हैं वो हाउसवाइफ्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, मतलब कोविड के बाद से जब आप बच्चे भी घर पे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा निज़ाम चेंज हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा ये जो है ना, ये हो गया। इसके वजह से वो लोग जो अपना एंगर, जो अपने इमोशंस है ना, वो अपने अंदर दबा के रखती हैं, और वो फिर बाद में जाके किसी ना किसी तरह से वो ट्रिगर होता है और वो फिर बाहर निकलता है, या तो बच्चों पे निकलता है, फिर या मियाँ पे निकलता है। फिर वो मियाँ कह देते हैं तुम करती क्या हो, जी वो बेचारा इतना कुछ कर रही है, अगर ये डायलॉग बोल दें तुम करती ही क्या हो, तो वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है उस पे। तो फिर आपका फिर लड़ाई ज़्यादा इसी बात से शुरू होती है कि तुम्हें पता नहीं है मैं सुबह से क्या कर रही हूँ, नज़र नहीं आ रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें। शबीन, अब यही मसला है कि मर्द नहीं शायद समझ पाते कि एक औरत जो है वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है, एंड वाइस वर्सा। जब शायद औरत ये नहीं समझ पाती कि मर्द जो है वो ऑफिस में क्या कुछ है कि ये सारी चीज़ें आ रहा है। सो इट्स ऑलवेज अ टू वे ट्रैफिक। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अब जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो मर्द हजरात हैं उनको जो मेंटल स्ट्रेस आता है, वो खातीन को जो मेंटल स्ट्रेस आता है, इज़ इट द सेम या फिर वो मुख्तलिफ कैटेगरी का होता है, ये मुख्तलिफ कैटेगरी का होता है? क्योंकि अगर कैटेगरी आइडेंटिफाई करेंगे फिर ही आप उसको ठीक कर पाएंगे। एग्जैक्टली। देखिए, स्ट्रेस तो जो स्ट्रेस की डेफिनेशन है उसमें आपको आपके जो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, उसमें आपको फ्लाइट एंड फ्रीज एंड मोड आ जाता है। उसके वो दोनों का एक ही तरह के होता है। आपका डिफरेंट है कि किसी तरह से उनकी जो स्ट्रेस लेवल्स है, उनकी जो स्ट्रेस ट्रिगर्स हैं, उनको वर्क प्रेशर्स हैं, उनको कमाना भी है, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, रिलेशनशिप को भी मेंटेन रखना है, वो एक डिफरेंट एडेट है। प्लस फीमेल्स का जो है उनको बच्चों को देखना है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर घर को देखना है, फिर इन लॉज को देखना है, फिर हस्बैंड
हस्बैंड सबसे बड़ी जिम्मेदारी। की चीज़ें, तो ये सारी जो चीज़ें ये उनका एक वो है, दोनों एक दूसरे का समझ नहीं रहे, समझ नहीं पाते, फिर बात भी नहीं होती और कम्युनिकेशन टाइमिंग का बहुत क्लैश आता है, एग्जैक्टली कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे हम जिक्र करते हैं कि एक प्रोफेशनल खातून दफ्तर जाती हैं, जॉब करती हैं, फिर एक वो खातून जो कि घर में रहती हैं, जिन्होंने 24 घंटे अपने घर को देखना है। दो अलग अलग खवातीन हैं, अलग अलग ट्रैक की। क्या इनके मसाइल, अगर मैं ये बात करूँ मेंटली हेल्थ को लेके, इनके डिप्रेशन, एंजाइटी को देखते हुए अगर मैं बात करूँ, क्या सेम होते हैं, या जो काम करने वाली खवातीन होती हैं उनका एंजाइटी या डिप्रेशन ज़्यादा होता है क्योंकि ऑफिस की भी टेंशन है, घर की भी टेंशन है, फिर ये बातें हमें सुनने को माजरत के साथ हमारे माशरे में मिलती है कि काम करिए और बच्चों को वक्त नहीं दे रही, बच्चे संभालना ज़्यादा ज़रूरी है, काम तो होते रहेंगे। तो प्लीज़ ज़रा इसमें थोड़ा सा फ़र्क बताइएगा। जो वर्क कर रही हैं उनको एक एडिट उनके ऊपर एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है उनके ऊपर कि यार मे बी हम लोग जो हैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे घर के लिए, तो वो एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है। मगर ज़्यादातर जो मेरी क्लाइंट्स हैं देयर हाउसवाइफ, जो वो जिनके पास मतलब घर के अलावा दे आर फ्री, या उनके पास कुछ करने को इतना नहीं है और वो डिप्रेशन और एंजाइटी का ज़्यादा है। जो ऑफिस गोइंग है वो एटलीस्ट बिजी हैं, वो अपनी यू नो दे आर कंस्ट्रक्टिव, दे आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके लिए। जो अब खाली आइडल माइंड है वो जो है वो फिर इस तरह के और ख्यालात आते हैं, देन नेगेटिव थिंकिंग में पड़ जाते हैं, वो नेगेटिव पैटर्न बन जाता है। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ ये भी है कि जैसे आपने इससे पहले अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि जी खातून हैं जो घर में हैं तो उन्हें अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उनको साथ लेके चलने हैं, जिनमें बच्चे, इन लॉज और ये सारी चीज़ें। अब कोई वबा आ जाती है, पेंडेमिक, उसका अलग प्रेशर, एंड देन आजकल जो है महंगाई, अब वो भी जाहिर सी बात है माशरा ये समझता है कि महंगाई सिर्फ मर्द को हिट कर रही है, नहीं, जिस तरह खातून को भी हिट किया है उसने, वो भी हमने दिखाया किस तरीके से, तो वो भी तो वो भी उतने ही जो है वो तकलीफ में आ जाती है जितना कि मर्द जो है बाहर महंगाई में तकलीफ में, औरत महंगाई में घर में तकलीफ में। और अच्छा फिर इसका एक मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है वो ये कि इसका होता ये कि जो स्पेशली घरेलू खवातीन होती हैं उनको ये भी बातें सुनने के लिए मिलती हैं कि अच्छा तुमने किया क्या है, या तुमने बच्चों की तरबियत कैसी की है। क्योंकि हमने अक्सर घरों में ये देखा है कि बच्चे जो हैं अम्मा को जो है ना वो फ़ौरन से उनकी इंसल्ट कराने में आ गए होते हैं, वो मोबाइल में लगे रहते हैं, टैब में अब्बा कुछ भी बातें करते रहे वो अपने टैब और मोबाइल में लगे रहेंगे। तो ये एक चीज़, एक पैकेज है हमारे पास, मैं चाहूँगी मैं वो भी अपने नाज़रीन को दिखाऊँ कि एक ज़माना होता था कि घर आपका चाहे छोटा है या बड़ा, काम करने वाली खातून है या आप एक घर में रहने वाली खातून है, होता ये था कि सब लोग मिलते थे, बैठते थे और फिर शाम के टाइम चाय जो थी या फिर रात का जो खाना था उसकी मेज़ पर डिस्कशन होती थी और हर चीज़ को जो है वो मैनेज करने की बातें होती थी, बड़ों के मशवरे भी लिए जाते थे। लेकिन चूंकि अब शायद वक्त की किल्लत है या फिर हम ये कह लें कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गई है, तरजीहात बदल गई हैं, या फिर हर कोई आगे जाने के चक्कर में बस ये सोचता है कि मैंने कर लिया तो ठीक है, बाकी जो मेरे इर्द गिर्द मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मैं बाद में देख लूँगा, उनके लिए मैं बाद में वक्त निकाल लूँगा। अब ये चीज़ ज़्यादा डिप्रेशन में मुब्तला करती आई है क्योंकि हम बात नहीं कर पाते, हम ये सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन हमारा बेहतरीन सहारा है। रेहान अहमद ने एक रिपोर्ट तैयार की है क्योंकि डिप्रेशन, जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं उसकी एक वजह ये भी है। तो पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इस पर भी बात करते हैं। आजकल के दौर में हमारी घरेलू ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला ये मोबाइल फ़ोन है, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन उनके लिए मसला है वो उनका अपना नहीं है बल्कि उनके शौहरों का है, जो सारा दिन ऑफिस में और जॉब पे टाइम गुजारने के बाद जब घर आते हैं तो वो उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं और फैमिली को टाइम नहीं देते। इससे घर में इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं, मसाइल जन्म लेते हैं। क्या बातें होती हैं और इस तरह की बात करते हैं चल के कुछ ख़वातीन से। ज़ाहिर बात है अगर आप टाइम नहीं देंगे जितना मतलब अगर हस्बैंड को वाइफ के लिए टाइम चाहिए और वाइफ को हस्बैंड के लिए अगर आप टाइम नहीं देंगे तो ऑब्वियसली झगड़े तो होंगे। शौकन तो है, ज़ाहिर बात है बुरा लगता है, 2-2 घंटे मतलब मोबाइल पे कहीं बैठे हैं तो मोबाइल पे, लेकिन फिर जाहिर बात है कॉपरेट तो करना है ना हर चीज़। घर के काम अगर इग्नोर हो जाते हैं मोबाइल के चक्कर में, बर्तन धुले हुए नहीं होते या खाना टाइम पे नहीं बना होता तो जाहिर है झगड़ा तो होता है। ड्रामों में लग जाते हैं, एक दफ़ा हाथ में ले लिया तो जब तक वो उसकी बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती उसको बंद रखना नहीं है। 4 बंदे हैं तो चारों अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। अब वो जो 200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है उसकी खैरियत हम पूछ रहे होते हैं, उसके ज़िंदगी की जो भी रूटीन है वो हमें पता होती है, लेकिन जो पास बैठा हुआ होता है उसकी नहीं पता होती। हस्बैंड्स को चाहिए कि उनके साथ थोड़ा सा काम करा दें कि वो उनको स्पेशल टाइम दे सकें। ख़वातीन घर को ही टाइम दे रही होती हैं, बाहर तो कहीं जा नहीं रही होती हैं फ्रेंड्स में या कहीं भी, तो वो घर के जब काम कर रही होती हैं तो वो फैमिली को ही टाइम देना होता है और फैमिली के लिए ही कर रही होती हैं क्योंकि कामों का किसी को शौक तो होता नहीं है। जब हम घर में जाते हैं और ऑफिस के बाद जब घर में जाने के बाद भी मोबाइल में लगेंगे तो भाई झगड़ा तो बनता है।
कि जब झगड़ा होता है कि भाई आप कहाँ लगे हैं, तो हम छोटे बच्चे को पकड़ लेते हैं गोद में और बात आगे हो जाती है। यही कहती है कि हर वक्त मोबाइल में घुसे रहते हैं। बिल्कुल, हर वक्त मोबाइल में घुसे रहते हैं, यही कॉमन सेंटेंस होता है मिसेस का। जैसा हमें इस्लाम गाइड करता है कि हमें हर चीज़ को एतदाल में रखना चाहिए, लिमिट्स में होनी चाहिए हर चीज़। इफ़ वी आर जस्ट गोइंग विद द सेम, यानी कि हम जैसा ऐसा ही करेंगे, तो डेफिनेट है कि कहीं झगड़े नहीं होंगे। किसी भी चीज़ की बहुतात जो है वो हमारे लिए ख़राब है, चाहे वो सेलफोन से क्यों ना हो। जिस तरह अपनी ज़िंदगी में खाने और सोने से हम परहेज़ नहीं कर सकते, उसी तरह मोबाइल फ़ोन भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसलिए इसे मुकम्मल तौर पे ज़िंदगी से निकाला तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर फैमिली और मोबाइल फ़ोन के लिए अलग अलग वक्त मखसूस कर दिए जाएँ तो आपस के इख्तिलाफ़ात से बचा जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। अच्छा शबीन, मुझे पहले तो एक बड़ा पर्सनल सा सवाल कि माशाल्लाह आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके घर में भी यही मसला है? मियाँ आते हैं बाहर से मोबाइल पे लग जाते हैं? जी, वो मोबाइल में हर वक्त यही आजकल का वो, और ये बोलते हैं कि आजकल सारा काम मोबाइल पे होता है जी, ऑफिस के काम भी हो रहे हैं और घर आके भी फिर यही हो रहे हैं, तो वो एक एक्सक्यूज मिल गया आजकल लोगों को। ऐसा कौन सा काम होता है जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे हो रहा होता है? ये सवाल है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर खवातीन का ये कहना है कि मोबाइल इस्तेमाल करना उन्हें डिप्रेशन फ्री करता है, यानी अगर वो पूरा दिन स्ट्रेस में मोबाइल यूज कर रही हैं तो दैट्स मीन कि वो डिप्रेशन से दूर हो रही हैं। और कुछ खवातीन का ये कहना है कि मोबाइल इस्तेमाल करना आपको ज्यादा डिप्रेशन में मुब्तला करता है। हम फैसिनेट होते हैं चीजों को देख के इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो आपकी नजर में क्या मोबाइल को इस्तेमाल करना आपको डिप्रेशन फ्री करता है या डिप्रेशन में ज्यादा मुब्तला करता है, स्पेशली अगर खवातीन को हम मद्देनजर रखें? देखिए, डेफिनेटली डिप्रेशन आजकल, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ इस्टीम, इसीलिए कंपैरिजन, जब आप दूसरों की सोशल लाइफ देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो वो आपके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो रही है और आप मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो उनके पास हैं। बहुत सारी इस तरह की फीलिंग्स हो रही। प्लस बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि हम दिन भर काम करते हैं, हमें अपना एक मी टाइम चाहिए होता है जिसमें हम अपना कोई सीरीज़ देखें, कुछ देखें, तो उससे हम रिलैक्स करते हैं। तो ये होता है कि हस्बैंड अपना, वो उनको मी टाइम चाहिए होता है, वो ऑफिस के स्ट्रेस से उनका ये बहाना होता है कि जी हमें भी अपना मतलब वो करना है, और वाइफ अपने उसमें देख रही, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही। टेबल पे भी बैठे हुए हैं तो वो सब अपने फ़ोन्स में लगे हुए हैं, बच्चे अपने, आप देखें रेस्टोरेंट में जाएँ तो सब अपने अपने, आप देखें किसी भी महफिल में जाएं, किसी भी गैदरिंग में जाएं, सब फोन। सॉरी मैं आपको कट करूँ, अब तो रेस्टोरेंट में भी ये होगा कि वो आपको टैब ला के देते हैं, कहते हैं इस पे ऑर्डर करते हैं आप ना, ये भी एक बड़ा इशू ये है कि जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, हमने अब जिस तरह आज़ाद मुल्क के साथ जो उसका असर किया है, वही हम इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जो आज़ादी है उसके साथ भी हम वही असर कर रहे हैं। बाहर के ममालिक में, अगर थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट भी हो, लेकिन बाहर के ममालिक में 8 साल से 10 साल से कम उम्र बच्चों को मोबाइल और टैब्स देने की ममानियत है जापान वगैरह में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चलें अब ये शौहर बीवी, बीवी शौहर की तुमने नाराज़गी कर ली ना, अब ज़रा दोनों पर जिम्मेदारी डालते हैं, और वो ये होती है कि छोटे बच्चे घूम रहे फिर रहे हैं, बाहर खेलने नहीं जाने देना क्योंकि बाहर चोट लग जाएगी। अब आजकल तो ये भी एक जिसको कहते हैं मम्मी डैडी जनरेशन पैदा हो रही है, बाहर जो है वो खेलने नहीं देने जाना, तो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। तो घर में अपनी आंखों के सामने रखो बच्चों को। आंखों के सामने रखने का तरीका क्या है जी? ये लो मोबाइल बेटा और जाओ जो देखना है देखो। उसके जो साइड इफेक्ट्स उसकी आंखों पे और दिमाग पे हो रहे हैं वो अलग, और आपको पता है कि आजकल क्या कुछ चल रहा है इंटरनेट पे, उस पर कोई पाबंदी, कोई कैद नहीं है। तो वो जो छोटा बच्चा या बच्ची है, उसकी अर्ली एज में जितने मैच्योरिटी से उसका दिमाग बनता जा रहा है, हम कितनी बड़ी डिस्ट्रक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, ये पेरेंट्स को शायद पता भी नहीं है। मतलब ये जो आप सही आपने बात की कि जो बच्चों को, मतलब अगर बच्चा नॉटी है तो उसको टैब बिठा के रख दो, एक जगह पे बैठ जाए तो चलो हमें भी सुकून मिल जाए, हमारा टाइम हो जाए। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं इसके। आपकी फिजिकल बॉडी पे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, लो सेल्फ इस्टीम, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोकस नहीं होता बच्चों की, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें, बट अगर आप बच्चों को बोलें कि जी आप रख दें, तो वो ये बहाना देते कि आप लोग भी तो कर रहे हैं। तो हमें एज एन एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। आई नो जो स्क्रीन एडिक्शन है वो हम सब उसी सबको है, वो सबको है, बिल्कुल आप सही। फोकस और कंसंट्रेशन की जो आपने बात की है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट है
एक बड़ी छोटी सी बात है महक, लेकिन वो बहुत बड़ी है। आप अगर देखें कोई छोटा बच्चा पहले वो वीडियोस देखता था, अभी वो पूरी वीडियोस नहीं देखता। अब वो जो ऊपर शॉर्ट स्निपेट्स होते हैं उसको यूं उसने किया, यानी कि उसका दिल किसी एक चीज़ में लग ही नहीं रहा। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो आगे बढ़ाई जा रहा है और ये दिमाग पे कितना असर डाल रहा है। फोकस उसका बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है। आगे जाके उसने अगर स्टडी करनी है, आगे जाके इस चीज़ पे करना है, उसका दिल नहीं लगना किसी एक चीज़ में। एक घंटा बैठ के वो सही से पढ़ भी नहीं पाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसका ध्यान नहीं है ना। वो पेरेंट्स, हमने तो अपनी लाइफ गुजार ली, मगर ये जो एक डेवलपमेंट एज है, इसमें अगर आपका फोकस और कंसंट्रेशन नहीं रही तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ्यूचर क्या होगा। अच्छा शबीन, एक चीज़ जैसे कि बिल्कुल आप ये भी एक वो चीज़ है, ठीक है, लेकिन अब जरा अब जैसे ये तो बच्चों का हो गया ना कि बच्चे ठीक है मोबाइल दे दिया माँ, उन्हें खाना नहीं खा उसके बगैर, लेकिन अगर घरेलू खवातीन की बात करूँ, मसला देखना वही है। मेरा एक बच्चा है, मैंने घर का खाना भी पकाना है, मैंने सफाई भी करनी, पोछा भी लगाना, डस्टिंग भी करनी। जो इस वक्त कैमरे के उस पार बैठी खवातीन नाश्ते के टेबल पे मुझे देख रही होंगी, वो कहेंगी महक तो दिल की आवाज़ पर ये ना। अब मैंने ये सब काम करने हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चे को भी संभालना है। अब उस बच्चे को संभालने के लिए कि मुझे बाद में ये भी ना सुनने के लिए मिले अपनी सास से या अपने मियाँ से या अपनी नन से या इवन अपनी अम्मा से कि तुमने बच्चे की सही तरबियत नहीं की, देखो हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है। इस चीज़ को कैसे खातून घर में रहते हुए बैलेंस कर सकती है? अच्छा, आप सही कह रही हैं। देखिए, ये एक हैबिट हमारी फॉर्म हो गई, हम सब की हैबिट ये फॉर्म हो गई है। हैबिट हमारे ब्रेन में जो है एक ऑटो पायलट पे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जिसमें उसको प्रोसेसिंग ना करनी पड़ेगी। मोबाइल देखते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्स होता है कि हमें उठाना है और चेक करना है। हम सब का ये, हम सब एडिक्ट हो गए। रात को सोने से पहले और सुबह जब आँख खुलती है तो हमें मोबाइल उठाना ही होता है, और हमें वॉशरूम में भी बहुत से लोग सब लेके जा रहे होते हैं। ये एडिक्शन बन गई और हम सब इसका शिकार हो रहे हैं और हमें इसका रियलाइजेशन नहीं है। हम सब इसके शिकार हो रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप करें। मे बी आप जैसे आप टेपर ऑफ कर लें, हाँ, जैसे आप अपने आप को प्लान कर लें कि मैंने रात को आधे घंटे पहले सोने से पहले आई विल नॉट यूज द मोबाइल फोन। ठीक है, सुबह उठकर आधे घंटे तक मैंने मोबाइल को टच नहीं करना। मैंने कोई बुक पढ़नी है या कोई नमाज पढ़नी है या कोई मेडिटेशन करनी है, कुछ करना है। आहिस्ता आहिस्ता अपना गोल सेट करें। पहले आप खुद सही हो, फिर बच्चों के साथ। यही बात ना अमलन कि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आप अपने बच्चे को कैसे कराएंगे जो कि लर्निंग एज में है। तो ये जो हम खवातीन के मसलों की बात करें ना, एक तो पहले हमने बात कर ली कि घरेलू बजट को उन्होंने मैनेज करना होता है। जब वो मैनेज नहीं होता वो तब भी मेंटल स्ट्रेस में जाती हैं। फिर बच्चे की तरबियत, अगर बच्चा बहुत मोबाइल इस्तेमाल करेगा तो फिर ताने मिलते हैं जी कि बच्चे के साथ हमने किया क्या है। हाँ, और बच्चे भी फिर ये कहते हैं कि आप भी तो करती हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं खवातीन के और मसलों की, तो ज़रा हम फैसलाबाद का रुख करते हैं, जहाँ पर बच्चे अब भूखे स्कूल जाने लगे हैं। हम तो बचपन में जाते थे स्कूल भूखे अपनी मर्जी से, क्योंकि अम्मा हमारे पीछे पीछे रोटी लेके भाग रही होती थी और हम कहते थे कि नहीं बस हमें ऐसे स्कूल जाना है। लेकिन यहाँ पर बच्चों को मजबूरन जाना पड़ा है, और जो दोपहर का खाना है वो भी होटल से आता है। क्यों? क्योंकि गैस की लोड शेडिंग है। फैसलाबाद में खवातीन इस परेशानी में भी मुब्तला है कि घर को देखना है, बच्चों की खुराक को देखना है, किचन को मैनेज करना है बजट के साथ साथ। अगर गैस नहीं है तो क्या रोटियां पहले से बना के रख देनी है या पेड़े बना के तनूर पे ले जाना है और फिर वहां से लगवाना है? अब्दुल अहद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। अब तो घर घर की यही कहानी है कि बच्चे भूखे स्कूल जा रहे हैं, मियाँ भी भूखे काम पर जा रहे हैं, गैस आ नहीं रही, और सारा दिन इसी तरह से परेशानी में ख़वातीन का गुजर जाता है कि घर का चूल्हा कैसे चलाया जाए। अभी भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि सिलेंडर्स की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, घर के अंदर गैस आती नहीं है, या फिर लोग खाना होटल से मंगवाते हैं। बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, अहले खाना जो हैं वो भूखे काम पर चले जाते हैं। ख़वातीन इस वक्त कितनी परेशानी में हैं, किस तरह से घर चला रही हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं तो गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे सर्दी बढ़ती जाती है गैस की लोड शेडिंग भी साथ साथ बढ़ती जाती है। काफ़ी साल हो गए इस चीज़ को, और अब यह है कि परेशानी मज़ीद बढ़ती जा रही है क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है। और फिर अगर हम LPG सिलेंडर की तरफ जाते हैं तो सिलेंडर इतना महंगा इस टाइम पे हो चुका है, गैस इतनी महंगी हो गई हुई है, तो इस वजह से यह है कि मुश्किलात बढ़ती ही बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियों में और मुश्किलात हैं, सर्दियों में अब ये लोड शेडिंग वाली मुश्किल साथ में आ गई है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अच्छा, अगर हम एक वक्त का खाना या नाश्ता अगर हम बाहर से लें तो उस पर कितना खर्चा आता है, और वही नाश्ता अगर घर में बनाया जाए, गैस पर बनाया जाए, तो उस पर कितना खर्चा आता है? ये वाला बजट आप मैनेज किस तरह से कर पा रही हैं?
ये तो देखें, घर में खाना बनाना तो बहुत आसान है, यानी कि उस हवाले से देखा जाए तो बजट कम उसमें यूज़ होगा। लेकिन वही खाना अगर हम बाहर से खाते हैं, एक तो वो वैसे हमारे लिए नुकसानदेह है कि हम हर वक्त खाना बाहर से खाएंगे तो वो हमारे स्टमक के लिए बहुत बुरा रहेगा, और दूसरा ये कि बाहर का खाना घर के खाने की निस्बत तकरीबन डबल से ट्रिपल प्राइस में हमें पड़ जाता है। जी, पहले तो खाना बनाने के लिए पसंद पूछी जाती थी कि क्या खाना बनाया जाए, आज क्या पकेगा, लेकिन अब ये हो रहा है कि सबसे पहले ये पूछा जाता है कि क्या घर में गैस आ रही है, तो फिर अगली बार डिसाइड करते हैं कि आज पकेगा क्या। ख़वातीन का सारा दिन यही सोच सोच के गुजर जाता है कि आज भी गैस ना आई तो बच्चे शाम को घर आकर क्या खाएंगे, मियाँ शाम को घर आकर क्या खाएंगे, और ख़वातीन इसी परेशानी के अंदर जो हैं वो अपने किचन का बजट भी है बहुत मुश्किल से मैनेज कर रही हैं। महंगे दामों सिलेंडर ख़रीदना पड़ता है, और फिर अगर सिलेंडर की लंबी लंबी कतारें हों तो बाज़ुकात बाहर से खाना मंगवाने पर भी मजबूर हो जाती हैं। तो इसी कशमकश के अंदर सुबह से शाम तक ख़वातीन बेचारी जो हैं वो अपने किचन के अंदर बस यही सोच में गुजार देती हैं। जी, इतने सारे मसाइल हैं, और एक तनहा खातून जो कि किचन में अगर खड़ी हैं और वहाँ खड़े खड़े ये सोच रही हैं कि सुबह का नाश्ता तो बन गया, अब क्या दोपहर में गैस आएगी, और अगर आ गई रात में नहीं आई तो क्या करेंगे। शबीन, हमने बहुत सारी चीज़ें अब हाईलाइट कर दी हैं, हम जितनी भी हाईलाइट करते जाएं उतना कम है। बट नाउ लेट्स एंड दिस डिस्कशन ऑन अ पॉजिटिव नोट। हाँ, बिल्कुल मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, सारी तकलीफ भी आती हैं, लेकिन हाउ टू हैंडल इट, किस तरह से इसको हैंडल किया जाए। देखें, अल्लाह ताला ने हमें चॉइसेस दी हैं, मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट हमारे पास सॉल्यूशंस हमारे अंदर खुद मौजूद होते हैं, हमारे पास चॉइसेस हैं, इसलिए हमें अशरफुल मखलूक़ात का। अगर आप अपने आप को चेंज करना पहले करें कि हम अपने से स्टार्ट करेंगे, हम अपनी सोच बदलेंगे। देखें, अगर आप फ़ोन की बात करें, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहेंगी, नई नई ऐप्स आती रहेंगी, नए नए फ़ोन्स आते रहेंगे, उसके ऊपर कोई किसी को कंट्रोल नहीं है। मगर आप अपनी हैबिट्स कैसे चेंज करें। एक हैबिट चेंज करने में यूजली आप कंटिन्यूसली अगर 15 से 20 दिन वो चीज़ करते रहें, वो आपके सिस्टम में हो जाता है। आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लें, छोटे छोटे स्टेप्स लें कि मुझे आधे घंटे नहीं यूज़ करना, फिर आप अपने लिए टाइमिंग सेट करें कि टेबल पे मुझे नहीं करना यूज़। हमारे रूल बना लें कि हमारे घर में कोई टेबल पे फ़ोन्स नहीं यूज़ करेगा। सॉरी इंटरप्ट मैं आपको करूँ, ये तो फ़ोन वाला हो गया ना, लेकिन गैस को मैनेज करने के लिए अपने आप या फिर बाकी सारी चीज़ें, जैसे अगर मेरी अम्मा है और मुझे ये कहा है कि जी, या फिर मैं हूँ और मुझे ये कहा कि हम रोटी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मर्द कहते हैं हम घर आए तो गरम गरम रोटी मिले, बच्चे कहते हैं अम्मा रोटी ठंडी होगी, ठंडी रोटी नहीं खा जा रही, तो खातून इसमें भी डिप्रेशन में जाते ना कि नहीं आ रही गैस, भाई क्या करूं मैं, कैसे बनाऊं, ये क्या है। तो उसमें खातून को या फिर उसको समझने के लिए घर के बाकी अफराद को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो खातून को समझने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आप, और उसी पे फिर आप फोकस करते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, हाई नहीं आ रही तो क्या करें। हाँ। फिर आपको सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा होता, आप या तो सिलेंडर ले लें या कोई और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब ज़ाहिर नहीं है तो कुछ करना है, यू कांट जस्ट सिट ऑन द प्रॉब्लम और उसी के बारे में नहीं सोच सकते। और लोगों को भी समझना चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि देखिए ये प्रॉब्लम है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है, आप सबको कोऑपरेट करना चाहिए। यानी बात करें, ये सारी इंटरलिंक्ड है, ये सारी चीज़ें, ये सारी परेशानियाँ। अगर डिस्टेंसिंग ज़्यादा हो रही है, अगर परेशानियाँ आ रही हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, और ये सारी चीज़ें, तो जो चुप रहना जो है ना, वो बहुत सारी बीमारियों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। और इसके अलावा मुझे ये लगता है कि समझना, अगर आपके घर में जो लोग मौजूद है, आपके वो शौहर हैं या इवन आपके बच्चे हैं, आपकी सास है या बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, या जैसे अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी अम्मा और आपकी छोटी बहनें हैं, या अगर आप एक काम करने वाली खातून और आपके शौहर और आपके बच्चे हैं, तो लोगों को समझना चाहिए कि एक खातून जिसके ऊपर बाहर की भी जिम्मेदारी है, अगर वो वर्किंग वूमेन है, और अगर वो सिर्फ घर की देखभाल करने वाली खातून है, तो समझना चाहिए कि बहुत जिम्मेदारी है उस पर बजट मैनेज करना, बच्चों का ख्याल रखना, गैस नहीं आ रही, गर्म खाना चाहिए, ताज़ा खाना चाहिए, इस चीज़ को भी उसने मैनेज करना है। ठीक है, अगर मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है या घर का माहौल ख़राब हो रहा है, उसने इस चीज़ को भी काउंटर करना है। तो एक औरत पे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको समझने के लिए हमारे घर के मर्दों को, हमारे घर के बड़ों को किरदार अदा करना बेहद ज़रूरी है। शबीन, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। अब ज़रा आते हैं और एक ऐसी बाहिम्मत खातून से आपको मिलवाएंगे। ख़वातीन तो फैसल वैसे हमारे मुआशरे में इतनी बाहिम्मत है कि हम जब इस प्लेटफॉर्म से मिसालें सामने रखते हैं तो हमें फ़ख्र होता है कि हमारी ख़वातीन इस मुआशरे की तन्हा भी लड़ने के लिए तैयार
तैयार है। और यही बात कि जो हम इससे पहले भी कर रहे थे, अगर परेशानियां मुश्किलात हैं तो हमारे माशरे में ही ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने इन परेशानियों और मुश्किलात से लड़ के अपना लौह मनवाया। शौहर की वफ़ात के बाद 2 बच्चों की तनहा कफ़ालत कर रही हैं। यही नहीं, बेवा बहन के 7 बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ भी इन्होंने उठाया हुआ। और कैसे? रहमान प्लाजा है, यहाँ अपना रोटी और चाय का ढाबा इन्होंने बना रखा है। हसीना परवीन है, इनको अपनी मेहनत पर फ़ख्र भी है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे नदीम खान से जो इस वक्त मौजूद हैं हसीना परवीन के साथ, जानते हैं कि गुफ्तगू क्या कर रहे हैं और हसीना बीबी की कहानी क्या है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा की उस बाहिम्मत खातून के साथ जिसने ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियाँ आने के बावजूद हिम्मत न हारी और आज अपनी मेहनत के साथ, अपनी हिम्मत के साथ वो अपने और अपने बच्चों का पेट पाल रही है। मज़ीद उससे पूछते हैं उसकी ज़िंदगी के बारे में। जी बताइए। मेरा नाम सईदा हसीना परवीन है, मैं एक बेवा औरत हूँ और हमारे 2 बच्चे हैं। क्योंकि मेरा जो मियाँ था उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो बहुत हो गया, तकरीबन उसको 4-5 साल हो गए हैं। उसके बाद मेरी एक बहन भी बेवा है, उसके तो 7 बच्चे हैं, वो भी हमारे पे ज़िम्मेदारी है। मैंने सोचा था कि किसी मांगने फिरने में से बेहतर है कि मैं अपना काम कर लूँ, अपना हक हलाल का काम करें, इसलिए कि हमने अपना सेटअप यहाँ से रहमान प्लाजा में बनाया था। हमारे पास सर पे 9 बच्चों की जिम्मेदारी भी है और पढ़ा भी रहे हैं, लिखा भी रही हैं। क्योंकि माशाल्लाह पहले जो वही रिश्तेदार थे जो हमें से दूर थे, अब वही रिश्तेदार हमारे पास भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा काम भी बेहतर है, खाना वगैरह भी बहुत अच्छा है और सख्त अमल भी करते हैं। बिल्कुल, आपने जैसा कि सुना कि इस खातून का कहना है कि खावंद के मरने के बाद अपने 2 बच्चे और मेरी बहन जिसका खावंद फौत हो गया और उसके 7 बच्चे, इन तमाम की कफ़ालत जो मैं खुद कर रही हूँ और मुझे इस काम करने पर फ़ख्र है। जी, और हमें भी हसीना बीवी पर बहुत फ़ख्र है। हमारा सलाम कि वो इतनी मुश्किल हालात में इतनी बाहिम्मत तरीके से हर चीज़ को मैनेज करें। मैदान से पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। IMF 6 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर तैयार हो चुका है, मुआहदे तय पा गए हैं। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्ज की सिफारिश कर दी है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने जून तक तमाम कारकर्दगी अहदाफ बड़े मार्जिन से पूरे किए, मगर IMF को खदशा है। हाँ जी, मगर जब आपने ये वो अगर मगर वाले में अगर मगर नहीं, ये पूरा मगर है बल्कि मगरमच्छ है। IMF को खदशा क्या है जी? वो खदशा ये है कि महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में होगा मजीद इजाफा। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए जो सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्ज हैं, इस पर काबू पाने और मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट ख़त्म करने पर जोर भी दिया है। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बढ़ाई जाए और तीसरी शर्त यह है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ वादे पर अमल करना होगा। अब IMF मुआहदे की बहाली से रुपए की कदर भी बहाल होने लगी। चलें, फाइनली समथिंग गुड हैपनिंग। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 47 पैसे कमी के बाद 175 रुपये 24 पैसे से गिरकर 174 रुपये 77 पैसे पर आ गया। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम साहब। मुज़म्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बताइएगा, IMF ने बारहा ये कहा भी है कि पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी इकॉनमी को रिवाइव किया है वो काबिल सताइश है। एक तरफ तो तारीफ़, बट कड़ी शराइत हैं ये, और सबसे कड़ी तो यही है आम आदमी के लिए कि पेट्रोलियम लेवी हर माह 4 रुपये बढ़ेगी उस वक्त तक कि जब तक वो 30 रुपये तक ना पहुंच जाए। बिजली टैरिफ भी बढ़ाया जाएगा। तो इस सारे सिनारियो को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 30 रुपये पर लीटर हम जो है पेट्रोलियम लेवी पिछले कई सालों से ले रहे हैं। ये इस साल में जो है 7-8 महीने जो है हमने पेट्रोलियम लेवी की जो मिकदार है उसको कम कर दिया। उसकी वजह आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ना थी। साथ साथ हमने इस पेट्रोलियम लेवी के मद में 600 अरब रुपए का बजट बनाया हुआ, यानी 600 अरब रुपए की आमदनी आनी थी। और अगर वो 600 अरब रुपए हम पेट्रोलियम लेवी छोड़ देते हैं और आमदनी नहीं आती, तो मतलब 600 अरब रुपए से या हम कर्जा लेंगे या 600 अरब रुपए के हम अखराजात नहीं करेंगे। तो जब एक चीज़ बजट हो जाए, जैसे हम और आप अपना बजट बनाते हैं, तो अगर वो उस बजट की कटौती करनी पड़ जाए या ये करना पड़ जाए, तो आप बताएं कि कितनी मुश्किलात होंगी। दूसरी बात ये है कि 4 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल की कीमत मकामी तौर पे बढ़े। ये तमाम का तमाम उसका जो स्विंग फैक्टर है वो आलमी मार्केट में तेल की कीमत है। जैसे हमने अभी 8 रुपये बढ़ाया था आज से 10 दिन पहले पेट्रोल की कीमत 15 तारीख को,
तो उस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमत थी कोई $82, अभी वो आज सुबह तक $76 है। 15 तारीख अभी ये जो 30 तारीख आएगी, अगर इसी लेवल पे रहता है तो शायद जो है कीमतें ना बढ़ानी पड़े, इसी कीमत के अंदर हमें ₹4 पेट्रोलियम लेवी का मिल जाए। लेकिन साथ साथ ये बात भी याद रखिएगा कि हमने 17% सेल्स टैक्स जो लेते थे उसको सिफर कर दिया। इस वक्त हम सेल्स टैक्स की आमदनी भी नहीं ले रहे। तो ये तमाम की तमाम जो सहूलत तो नहीं मैं कहूँगा, ये जो कड़वा घूट है वो अवाम के साथ हुकूमत भी भर रही है, और हुकूमत की ये तमाम आमदनी बजटेड थी जिसकी बेसिस पे उसने तनख्वाहें देनी है, दिफा को देने हैं पैसे, जो सूद की अदायगी करनी है, तमाम अखराजात उसके बजटेड है इस आमदनी की बेसिस पे, जो फिलहाल हुकूमत को नहीं हो रही। अच्छा, तो ये भी एक रियलिटी है और इसको देखा जाए। दूसरी बात ये कि बहुत शोर मचाया गया था कि IMF की टॉक्स फेल हो गई, IMF का प्रोग्राम फेल हो गया। ये 45 दिन हमें लगे IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल करने में। उस दौरान आपने भी सुना होगा कि शायद ₹5 जो है बिजली के यूनिट की बात की गई, तो वो सिर्फ ₹1.40 निकला। हमाद अजहर ने ये कहा है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों बाद, यानी कि उस वक्त 30 से 40 पैसे की जरूरत पड़े, अगर जो हमारी इस वक्त तेल की जो कॉस्ट है, क्योंकि आलमी मार्केट में तेल LNG बढ़ा हुआ है उससे जिससे बिजली बन रही है, तो शायद उसकी वजह से हमें करना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ गर्दिशी कर्जे पिछले साल जो 450 अरब थे उसको कम करके 130 अरब कर दिया गया। ये याद रखिएगा, ये गर्दिशी कर्जे इस हुकूमत की मेहरबानी नहीं है। ये जितने बिजली घर लगे थे पुराने बिजली घर हैं, हमने तो एक यूनिट भी नहीं लगाया, हम उस गन को संभाल रहे हैं अभी तक। तो वो जो मुआहदे करके गए हैं उसी की हम पासदारी कर रहे हैं और उसी से कोशिश कर रहे हैं कि ये कम हो। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि किसी ने उस दिन कहा कि मोटरवे में जो है जो लाहौर इस्लामाबाद जाती है उसके चार्जेस बढ़ गए, इस हुकूमत ने बढ़ा दिए। तो लोगों को बताने की जरूरत ये है कि जब ये मोटरवे बन रहा था उसी वक्त 15 साल के जो मोटरवे का टोल था वो तय कर लिया गया था। तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से जो पिछली हुकूमत करके गई है, क्योंकि मोटरवे हुकूमत ने नहीं उन लोगों ने बनाया होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो वो जो ऑपरेट कर रहे होते हैं उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। अच्छा, तो पिछली हुकूमत ही तय करके गई है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आम आदमी तक नहीं पहुंचाई गई, जिन्होंने मुआहदे किए उन्होंने ही हमें जो है मीडिया में फैला दिया कि देखें नवाज शरीफ के दौर में तो 400 रुपए लेता था टोल टैक्स, अब 900 रुपए कर दिए उन्होंने। ठीक। तो ये कितनी, जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी है, जो हमें लोगों को आपके थ्रू जो है सामने लाने की जरूरत है। जैसे अभी एक तो आप डिसऑनेस्टी सामने ले आए हैं जो अभी वीडियो की बात कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये हुआ काम, और कम से कम जो है सहाफत अब वन साइडेड नहीं है पाकिस्तान में, और यही होना चाहिए। जो सच है उसको सामने लाए। अगर हम भी गलत कर रहे हैं हमें भी एक्सपोज करें यार। बिल्कुल। और मुजफ्फर साहब ये जैसे आपने भी अप्रिशिएट किया ना, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सहाफ़ी होने की या सहाफ़ती जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो फिर यकीनन आपको वो जिम्मेदारी भरपूर ईमानदारी से निभानी भी चाहिए, और इसी तरह हर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ भी है ये। मुझे बताएगा कि IMF ने कोरोना फंड्स के इस्तेमाल की ऑडिट रिपोर्ट भी मांगी है, सेल्स टैक्स में जो छूट थी उसे भी खत्म करने के लिए कहा गया। इस पर आप क्या कमेंट देंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि IMF ने अगर कोरोना फंड का ऑडिट मांगा है तो हर चीज का ऑडिट होता है पाकिस्तान में। सरकारी खजाने से अगर ₹1 भी खर्च होता है उसका ऑडिट होता है। तो उन्होंने भी कोई चीज गलत नहीं मांगी और हुकूमत को भी देनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी किसी के जहन में बेज़ाब्ती है कि वो की होगी तो वो सामने आ जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, और आपको हुकूमत को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने खुले दिल से ये तजवीज़ मानी उनकी। अगर दाल में काला होता तो आए बाय शायम हो रहा होता, आपको तो पता है, एहसास है इस चीज़ के, जैसे माजी में होता रहा। दूसरी चीज़ ये कि आपने सेल्स टैक्स की छूट की बात की। देखें, सेल्स टैक्स की छूट दो तरीके की है। एक है जो बिल्कुल आम आदमी से मुंसलिक है, जैसे कि खाद है, खाद पे सेल्स टैक्स नहीं है। हुकूमत ने ये बात IMF की नहीं मानी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ज़राअत हो, और ज़राअत से सिर्फ किसान नहीं, हमें और आपको भी सस्ता खाना मिले। जहाँ पे जो आम आदमी से ज़्यादा जो अमीर आदमियों के इस्तेमाल की चीज़ें, जैसे कि अगर बाहर से चॉकलेट्स आ रही थी, बाहर से कोई लग्जरी सब्जियाँ आती हैं, आपको पता है, जैसे बड़े स्टोर्स हैं, अगर कोई ब्रांडेड क्लोथ्स आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, या कोई बड़े कारखाने वालों को मुराद दी हुई थी कि उनकी मशीनों पे सेल्स टैक्स की छूट दी हुई थी जो माजी में दी हुई थी, तो वो जो है उसको आप फेज आउट करेंगे। और IMF कहता है कि भाई आपके मुल्क में 17% सेल्स टैक्स है,
किसी चीज में आपने 0 कर दिए, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 12, ये कैसा निज़ाम है? सेल्स टैक्स का एक ही रेट होना चाहिए। अगर आपने सब्सिडी देनी है उसके बाद डायरेक्ट सब्सिडी दें। ये क्या कि आप एक आदमी को अलग करके फायदा दे रहे हैं, दूसरों को नहीं दे रहे। तो अब इसमें एक यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं ताकि ये जो है एहसास से महरूमी भी खत्म हो और जिन पे लगना चाहिए वो लगे, ताकि वो पैसा हुकूमत के पास आए, ताकि हुकूमत उस पैसे को वापस आवाम की फलाह पे खर्च करे। अच्छा ये बताइए कि हमारा जो टारगेट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 300 बिलियन का है जो हमने अचीव करना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज। देखिए, हमारा जो पूरे साल का टारगेट था, टैक्स का हदफ था, वो 5,800 अरब था। अब उसको बढ़ा के 6,100 अरब कर दिया। ठीक है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये जो 300 अरब इजाफी है उसमें से 225 अरब रुपए हुकूमत अपनी टारगेट से जो है ज़्यादा पहले 4 माह में ही कर चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो हदफ है हमारे लिए, एक तो ये अच्छी चीज़ ये कि जितना टैक्स ज़्यादा होगा वो मुल्क के लिए अच्छा होता है, और दूसरा ये कि ये हदफ हम जो है 4 महीने में शुरू के ही 4 महीने में जो है 75% उस इजाफी हदफ का हासिल कर चुके हैं। ठीक है। तो हमें अपेरेंटली जो है कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा कि हम इस हदफ को हासिल ना कर सकें। अच्छा और मुज़म्मिल साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन अब इसमें मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये भी है कि बहुत सारे खदशात ये बढ़ रहे हैं कि जी अब जो हमने 5 रुपये लेवी, गो के आप पहले भी कह चुके थे कि 30 रुपये पहले भी लेवी हो चुकी है इस मुल्क में, गो के हम 5 रुपये या 4.95 रुपये बढ़ाने की हमने ये मंजूर कर ली है। तो अगर मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस कम होती हैं, इसका मतलब ये है कि उसका भी इस पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसके साथ मिला के पेट्रोल की प्राइस मज़ीद बढ़ेगी। देखिए, बात ये कि रिलीफ जो होता है ना, वो एक वक्त के लिए दिया जा सकता है, उसको फॉर लाइफ नहीं दिया जा सकता। और 8 महीने से हम रिलीफ दे रहे हैं, और जैसे आपको मैंने कहा कि 600 अरब रुपए, सिर्फ आप 300 अरब की बात कर रहे हैं कि इजाफी टैक्स, 600 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी जो है हुकूमत का एट स्टेक लगा हुआ है सर। ठीक है। और उसके अलावा सेल्स टैक्स जो है 17% जो हम लेते हैं वो 0 ले रहे हैं। तो वो हम ऑलरेडी अपनी जो गुंजाइश थी वो सारी की सारी आवाम को जो है छोड़ चुके हैं आवाम के लिए। अब आखिर में जो है हमारे इंतजामात, हमारी हुकूमत अमूर भी तो चलनी है ना भाई। अब वो कैसे चलाएंगे? ताला तो नहीं लगा सकते। तो उसके लिए अगर हमारे और आप दोनों के हक में बेहतर है अवाम, यानी कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें नीचे आए, ताकि हुकूमत ने जो उसको नुकसान हुआ था टैक्स कीमत की आमदनी में, वो भी उसको पूरा कर सके, ताकि बजट बैलेंस हो। देखें, एक बात याद रखिएगा, आज का रिलीफ कल का टैक्स होता है, और अगर ये रिलीफ ही रहता है तो वो कर्जा लिया जाता है, और वो कर्जा भी आवाम ने ही उतारना है। तो ये हमारे जहनों में गलत बात डाल दी गई है माजी की हुकूमतों ने कि वो कर्जे ले लेके जो है इस तरह के जो है अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अगर रिलीफ देते थे, आज उनकी अगली जनरेशन उसको पे कर रही है इजाफी जो है सूद की शक्ल में जो हमने कर्जे लिए। अब आप बताएं मुझे कि हमारा इस साल अगर 6,000 अरब रुपए टैक्स जमा भी हो जाता है, उसमें से 3,000 अरब तो सिर्फ सूद की अदायगी में दे रहे हैं। तो ये कोई हम अच्छी चीज तो नहीं कर रहे, कोई हम आने वाली नस्लों के लिए कोई बेहतरीन काम तो नहीं करके जा रहे। तो ये चीजें हमें सोचनी होगी। और दूसरी बात ये देखें, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कल ही डिस्कशन हो रहा था, 26% जो है डीजल की सेल्स बढ़ गई है, 26%, और पेट्रोल की सेल्स भी जो है 10% से ज्यादा, मैं थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, वो भी बढ़ गई है। तो ये अवाम ही खर्च कर रही है। कता कलामी तो की ये माजरत, कुव्वत खरीद, कता कलामी की माजरत, आपने कहा कि डीजल की जो खपत है वो बढ़ गई है, लेकिन उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल सीएनजी नहीं मिल रहा, तो लोगों ने जाना डीजल पे। नहीं, जो ये आपको एक टेक्निकल बात बता देता हूँ कि जिन्होंने डीजल पे सीएनजी लगाई हुई है तो वो डीजल पे कन्वर्ट नहीं होती, पेट्रोल वाली हो जाती है कन्वर्ट। अच्छा, ठीक। अच्छा मुज़म्मिल साहब, जैसे हम कहते हैं कि टैक्स मज़ीद लगा दिया गया, या 350 अरब रुपए के मज़ीद टैक्स लगाने का भी IMF की तरफ से कहा गया, और तरक्याती बजट में जो 200 अरब रुपए की कटौती का भी कहा गया है। इससे आप आने वाले वक्त में, यानी इन फ्यूचर, अगर मैं कहूँ कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं कि मुल्क का क्या हाल होने वाला है, हमारा जो मुआशी पहिया है वो हम कहाँ पर देखेंगे, या मुआशी सूरत हाल हम कहाँ पर देखेंगे, या हमें अपनी पॉलिसीज़ में इसको सामने रखते हुए क्या कुछ चेंजेस लेके आनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे?
देखें, इसमें आप मेरा तजिया ना लें। आपने IMF की 2 बातें बताई, तीसरी बात भी IMF की बता देती इसी में। उन्होंने कहा कि तरक्याती अखराजात कम कर दें, टैक्स लगा दें। साथ उन्होंने ये कहा इस साल भी GDP पाकिस्तान की 4% और अगले साल 4.5% से बढ़ेगी, और हमें खदशा है कि हम 5% से कई ज़्यादा से ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टैक्स महसूलात है उसमें 37% इजाफा हुआ है, जिसमें इनकम टैक्स की महसूलात में 32% इजाफा हुआ है। ओके और मुज़म्मिल साहब, चलिए ये तो हम मान लें, कई बार हुकूमत की तरफ से भी ये कहा जाता है कि जी देखें, पेट्रोल जो है वो तो इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड करता है, और अभी भी खित्ते में पाकिस्तान में जो पेट्रोल की पर लीटर कीमत है वो सबसे कम है, वो सबसे कम है, और बाकी खित्ते में ज़्यादा है। पेट्रोल पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वी डोंट प्रोड्यूस ऑयल। लेकिन बिजली के मामले में सर, फ़र्ज़ कीजिए मैं अगर कराची की आपको मिसाल दूं तो 700 यूनिट का अगर किसी का बिल आ रहा है तो GST सब मिलू के तो सर वो 28 रुपये फ़ी यूनिट बन रहा है। क्या खित्ते में बाकी ममालिक में भी बिजली इतनी ही महंगी है? ये इसलिए क्योंकि बिजली पे तो हमारा कंट्रोल है ना सर? ये पहली बात तो ये कि बिजली पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। उसमें भी जो है बाहर से जो है दरामदी फ्यूल इस्तेमाल होता है, LNG और फर्नेस ऑयल, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और उसमें जो हमारी जो डैम्स हैं वो अब लगभग 22-23% हमारी बिजली पैदा करते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पिछली जितनी हुकूमतें थी उन्होंने जितनी पिछले 30 सालों में बिजली लगाई वो दरामदी फ्यूल पे लगाई, तो ये तो माशाल्लाह इनको क्रेडिट दिया करें इनको कभी कभार, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे हम पेट्रोल की कीमत अब रुपए में नहीं, हम कहते हैं कि अगर डॉलर में कन्वर्ट कर दो तो पाकिस्तान में सबसे सस्ता पेट्रोल है। मज़े की बात यह है कि बिजली में भी हम सस्ते हो गए क्योंकि हमारी रुपए की कदर काफ़ी ऊँची है। हमारी बिजली खित्ते में डॉलर टर्म्स में जो है इस वक्त सस्ती हो चुकी है। सही, ठीक। मुज़म्मिल साहब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने के लिए। जब हम बात करते हैं ना IMF प्रोग्राम की, तो गर्दिशी कर्जे, पेट्रोल का बढ़ जाना या आवाम की मुश्किल, ये नागुज़ीर है क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ने आपको कर्जा देना है तो उसने आपसे पूछना भी है कि भाईजान वापस कैसे करना है, ठीक है। अभी एक ब्रेक लेना, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद अहम खबरें हैं स्टोरी से आपके साथ शेयर करने के लिए। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा रुख करेंगे उस शहर का जहां पर दिन में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 मौसम एंजॉय किए जाते हैं, और ये 4 मौसम लोग कभी कभी एंजॉय करते हैं, कभी कभी बीमार हो जाते हैं। जैसे मुझ जैसे लोग एंजॉय करते हैं, फैसल जैसे लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को ये ज़्यादा हिट कर रहे हैं क्योंकि इसका मतलब मैं बच्चा हूँ। नहीं, इसका बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है। अच्छा जी, बच्चों को ज़्यादा हिट इसलिए करें क्योंकि जाहिर है कि इम्यून सिस्टम का भी मसला होता है, और दूसरा ये कि बच्चे अम्मा की बात नहीं मानते, फ़ौरन से स्वेटर उतार देते हैं। नहीं, लेकिन वही मसला है ना कि जो मान रहे हैं वो कौन सा बच रहे हैं। हाँ। हम बात करें शहर कराची की, आप सुबह निकलते हैं मोटरसाइकिल पे, हजरात निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, सर्दी होती है और ख़ासतौर पर शारा फैसल हो जाए, इस तरह की सड़कें हो जाएं, ओपन होता है, आप देख सकते हैं वो बेचारे वो देखो ऊनी टोपी और जैकेट पहन के जा रहे हैं। अब यही लोग अगर घर वापस जाएंगे गर्मी में दोपहर में, तो उनको लगेगी गर्मी, और गर्मी में स्वेटर और ये जितना भी है टोपी है, ऊनी टोपी, ये सब होती है बात। अच्छा, ये शाम को वॉक के लिए निकलेंगे तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आंखों में ना जलन सी होने लगती है, और जैसे ही रात का आगाज़ होता है एक बार फिर खून की एंट्री, थोड़ी सी ठंड फिर से आ जाती है, और फिर से सर्दी लगने लग जाती है, और फिर से आप क्या करते हैं कि शॉल्स ले लेते हैं, ब्लैंकेट्स में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब ठंड हो गई। लेकिन इसकी वजह क्या है? जैसे कराची के सियासतदान कराची के नहीं, वैसे कराची का मौसम भी कराची का नहीं। सोचें आप, कराची सबका, कराची किसी का नहीं। कराची के इस मौसम को आखिर क्या नाम दिया जाए? बेवफा हो चुका है कि कराची का मौसम, सवाल है ये। कराची के मौसम का ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा और आपके रवैयों पर, आपके मूड स्विंग्स जो है उस पर कितना असर पड़ता है, और क्या कराची का वाकई कोई अपना मौसम है जिसे हम कह सके कि हाँ ठीक है कराची का ये मौसम है? जैसे अब अगर हम बात करें पंजाब की तो वहाँ आजकल बहुत सर्दी है, बात करें अगर हम नॉर्दर्न एरियाज की तो हुकूमत की, वहाँ पे भी सर्दी है, नॉर्दर्न एरियाज की बर्फबारी है, तो वहाँ विंटर सीजन है। हमारा कौन सा सीजन है? लेकिन कराची में कौन सा सीजन है? बीमारियों का सीजन है या फिर इन्फेक्शंस का सीजन है? ये एक सवाल है। तो डॉक्टर फैसल महमूद, सरबरा इन्फेक्शन डिजीजेस, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची का मौसम ना
हर माँ बाप का, हर नौजवान का, हर एक ऑफिस गोइंग का, स्कूल कॉलेज गोइंग का ना एम ले रहा है, क्योंकि सुबह के वक्त ठंड है, दोपहर में गर्मी है, शाम को डस्टी जो है वो वेदर आपको मिलता है और रात में फिर से खुनकी बढ़ जाती है। तो यकीनन इससे जो है इन्फेक्शंस होते हैं, गले की बीमारी या नज़ला ज़ुकाम। प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ऐसा मौसम इंसानी सेहत पर कितना असरअंदाज होता है, कितने बुरे तरीके से उसको हिट करता है। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। सो बिल्कुल कराची का मौसम ये वो बदलता मौसम है जब ये नहीं समझ में आता कि पंखा खोलें या पंखा बंद करें या एसी खोलें या एसी बंद करें। कभी गर्मी कभी सर्दी, और बिल्कुल इस मौसम के अंदर और खासतौर पर सर्दियों के अंदर इवेंचुअली जब सर्दियाँ आती हैं तो ये जो आम जो नज़ला खांसी ज़ुकाम के जो वायरस होते हैं एंड ऑल्सो कुछ खास वाले जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड हो गया, उनके बढ़ने के असरात बढ़ जाते हैं। मगर ये एक अच्छी बात ये है कि जब मौसम तब्दील होता है तो हमको ये भी पता है कुछ इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, जैसे कि अब डेंगू इंशाल्लाह अपना जोर तोड़ना शुरू कर देगा, जो डायरिया की कुछ चीज़ें हैं, इन्फेक्शन हैं, वो अपना जोर तोड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ अब लोग कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि वो वेट करते हैं जी कब टोटल सर्दी आए। वैसे कराची में अब पहले किसी और शहर में सर्दी जो है वहाँ का मौसम अनाउंस करती है कि मैं आ गई हूँ, हमारे यहाँ मूंगफली वाला अनाउंस करता है कि सर्दी आ गई है, वरना तो सर्दी वरना तो ऐसा सच कोई ख़ास नहीं है। अब इसका कितना इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज एक बच्चा है वो शाम में खेल रहा है, वो गर्मी उसको लग रही है, ज़्यादा गर्मी नहीं तो मुतदिल मौसम में वो खेल कूद के आया है, अभी पसीने पसीने है और अचानक से मगरिब के बाद खुनकी बढ़ जाती है। तो मैंने एक बड़ी छोटी सी मिसाल देती है, इस तरह की जो वेदर एक नहीं रहता, एक टोन में नहीं रहता है, इसका कितना अफेक्ट पड़ता है? सो इसका बिल्कुल असर पड़ता है एंड आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये देखने की ज़रूरत है कि उस वक्त मौसम है क्या। एंड एक्चुअली सिर्फ कराची का मसला नहीं है, बहुत सारे शहरों का मसला होता है जब मौसम चेंज होता रहता है कि एकदम से चीज़ें चेंज होती हैं। इस वजह से हमको भी प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, यानी कि अगर जिस दिन सर्दी है उस दिन आप जैकेट पहने, आप ऐसे कपड़े पहने जो कि आप जल्दी से उसको चेंज कर सकें। जैकेट स्वेटर से बेहतर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल, एंड आपने बिल्कुल सही मिसाल दी है, अगर कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो मफलर वगैरह, क्योंकि हवा लगती है तो उससे ठंडी होती है। इससे ऑब्वियसली डायरेक्टली इन्फेक्शन का ताल्लुक तो नहीं है, अलबत्ता बीनों के सर्दियों के अंदर या जब माहौल थोड़ा ड्राई होता है तो ये वायरस ज़्यादा आराम से फैलते हैं, ज़्यादा जल्दी फैलते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, घर के जो बड़े होते हैं जैसे अम्मा हो गई, दादी होगी, तो कहती हैं सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी में तुमने जो है वो बैठे हो, इसलिए गर्दन में भी दर्द है, बॉडी भी आपकी जो है वो भी उसमें भी पेन हो रहा है, या फिर गला इसीलिए बंद है, या फिर आपको फ्लू इसीलिए है। तो क्या वाकई ये चीज़ इफ़ेक्ट इतनी करती है? और दूसरा, कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसको ये ज़्यादा टारगेट करता है ऐसा मौसम? इसमें 3-4 सवाल एक साथ हैं। एक चीज़ तो ये कि जब मौसम चेंज होता है तो जिनको जोड़ों की बीमारी है उनको तो पता है कि जोड़ों में दर्द थोड़ा सा बढ़ जाता है और पट्टों में दर्द और जोड़ों में दर्द रहता है। दूसरी चीज़ ये कि जो एल्डरली हैं, जो जिनकी उम्र ज़्यादा होते हैं, उनको अमूमन ये मौसम ज़्यादा अफेक्ट करता है। और जैसा आपको पता है घर के अंदर मौसम, अब बाहर जो मौसम है जब धूप हो रही होती है वो अलग है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी नहीं है तो थोड़ा सा धूप में जो बाहर अगर हो सके तो जाया जाए। और तीसरी चीज़ है कि जो अंदर रहते हैं ऑब्वियसली अगर वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, अगर आपने सब खिड़कियाँ वगैरह बंद की हुई हैं तो फिर अगर किसी को नज़ला खांसी है तो ज़्यादा आराम या तेज़ी से फैलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आई नो यू आर नॉट द अप्रोप्रिएट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट स्टिल क्योंकि हम आम आदमी भी इस चीज़ से मुतासिर हो रहा है, हमारी अब ये जिम्मेदारी है कि लोगों तक ये इम्पार्ट करें कि जी ये वेदर चेंज, और जितना इसको चेंज नहीं कहेंगे, इसको वेदर की ख़राबी कहेंगे। दरख्त हमने काटे हैं, उससे हमारे यहाँ कोई मौसम नहीं रुक रहा, बारिशें नहीं हो रही तो हमारा सीज़न जो है वो चेंज होता जा रहा है, और सर्दियाँ प्रॉपर नहीं आ रही हैं, गर्मियाँ हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ऑब्वियसली इस पर बड़ा इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दिस सारी चीज़ों का। ऐसे में लोग जो हैं वो अपने आप को, जैसा आपने कहा, किस तरीके से प्रिपेयर करें? आपने देखा अभी ये मौसम जाएगा, आगे गर्मियाँ इतनी आएंगी कि वो हीट स्ट्रोक की तरफ मामला चले जाते हैं। ऐसे में एज कराचीइट्स हम किस तरीके से अपने आप को डिजीज़ से भी और इस वेदर से भी निपटने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें?
एक बात जो कराची की है वो ये कि हमारा मौसम फिर भी बहुत इतना फ्लक्चुएट नहीं होता, इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता जितने दूसरे ममालिक के अंदर है, जिसका एक फ़ायदा ये है कि हमारे घर जनरली निस्बतन वो ऐसे कंस्ट्रक्टेड हैं कि वो गर्मी जो है वो ज़्यादा उसमें रहती नहीं है। हमारे घर थोड़े से उसमें वो वाले नहीं जिसमें इंसुलेशन डली होती है ताकि वो गर्मी को कंट्रोल करें। तो यानी कि गर्मी के मौसम फिर भी थोड़े से बेहतर होते हैं। सर्दी में ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता है कि घर ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं ज़्यादा, जिसका मतलब ये है कि घर के अंदर अगर आपको ठंड सर्दी है तो प्लीज़ घर पे भी आप फिर स्वेटर जैकेट वगैरह पहने। दूसरी चीज़ जो हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं वो ये कि ऐसे काम ना करें जिससे आलूदगी बढ़े। एंड इसमें बहुत सिंपली चीज़ें, अगर आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो मेक श्योर कि उसकी सर्विसिंग करते हैं, ज़्यादा धुआं ना निकले। अगर आप ऐसे काम पे हैं या स्कूल अगर जाते हैं तो कोशिश करें कि आप कारपूल करें, यानी कि 2-3 लोग साथ मिल के जाएं, जिससे रोड पे ट्रैफिक भी कम होगी और आलूदगी भी कम होगी। और तीसरी चीज़ ये जो कि कराची का सबसे बड़ा मसला ये कि अगर आप कहीं बाहर हैं, कुछ आपके हाथ में है कचरा वगैरह, तो उसको प्लीज़ रोड पे ना फेंकें, वो अपने जेब में रख लें, घर पे आराम से सही जगह पे फेंकें, वरना तो होता ये कि आपने कुछ खाया और यूं फेंक दिया। Exactly. और सिविक सेंस होना बेहद ज़रूरी है डॉक्टर साहब, लेकिन मसला ये है ना कि हमारे अवाम शायद कहते हैं कि घर को साफ रख लें लेकिन गली को गंदा कर दें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये गली भी उन्हीं का तो घर है, ये मुल्क भी तो उन्हीं का घर है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ समझाएगा कि कराची के मौसम को अगर हम देखें तो बड़ी अजीब सी हमें चीज़ें सुनने को मिलती हैं। हर घर में कोई ना कोई शख्स बीमार हमें मिल रहा है, क्यों? क्योंकि उसको बुखार है। अब जब टेस्ट करवाया जाता है ना तो कोविड है, ना डेंगू है, ना कोई और डिजीज़ होती है, लेकिन उसको बुखार है, वो 10 दिन तक या 11 दिन तक बुखार रह रहा है या 8 दिन तक बुखार रह रहा है। अच्छा जी, गर्मी है, पसीना है, लेकिन उसके बावजूद आपको फ्लू हो रहा है, उसके बावजूद गला आपका बंद है, आवाज़ आपकी बैठी हुई है। अच्छा, उसके अलावा जैसे कि हम बात करें ना कि कराची में दिन में ज़्यादा गर्मी होती है और दिन में भी हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों को ठंड महसूस हो रही होती है, उन्होंने तब भी स्वेटर पहना होता है अपने आप को गर्म रखने के लिए। ये जो बीमारियाँ अजीब सी, और स्पेशली हम शहर कायद में इन बीमारियों का रुझान देख रहे हैं, इसका एक तो हल, दूसरा ये क्या मौसम की वजह से है, ये क्या है बेसिकली, आवाम को प्लीज़ समझाइएगा। देखिए ये आपने बहुत सारी चीज़ों पे पॉइंट बिल्कुल सही आपने पॉइंट किया। एक तो ये कि याद रखें हर गला खराब इन्फेक्शन नहीं होता। हर मौसम के अंदर कुछ लोगों को एलर्जीज होने के चांसेस होते हैं और कुछ लोगों को सर्दियों में ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को गर्मी में ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ हर गले खराब के ऊपर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। हो सकती है एलर्जी हो, और जिनको होता है उनको पता है कि सर्दियों में हमेशा उनका गला खराब ही रहता है, नाक बहती रहती है, या गर्मियों में कुछ लोगों को, या स्प्रिंग में, यानी कि ये हो गया आपके मई या फरवरी के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जब भी लोग बहुत करीब रहेंगे, और कराची की आबादी माशा से बहुत ज़्यादा है, तो बीमारियां फैलने के चांसेस बढ़ जाती हैं। और चूँकि मच्छर वगैरह ज़्यादा हैं और वायरस तो लाखों हज़ारों किस्म के हैं, तो कुछ वायरसेस बिल्कुल ऐसे फैलते हैं जो कि हमको नहीं पता कौन से हैं। और इसकी कुछ मिसाल डेंगू ही को ले लें कि कुछ सालों पहले डेंगू लोगों को लगता था, उनको नहीं पता कि डेंगू है। चिकनगुनिया हो गया, जीका हो गया, बहुत सारे इस तरह से वायरसेस ज़रूर हैं जो फैलते हैं, और इनका मौसम से बिल्कुल ताल्लुक है। निगलेरिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब बहुत गर्मी होती है तो निगलेरिया की हमेशा 1 या 2 केसेस आते हैं, क्योंकि उसको गर्मी पसंद है। इसी तरह से जब अगस्त आता है तो मच्छरों का सीजन होता है, तो फिर डेंगू और मलेरिया फैलता है। तो मैं ये लोगों से कहता हूँ, इन्फेक्शन जो फल जैसे हैं, हर मौसम का अपना एक फल, एक अपना इन्फेक्शन को साथ लेके आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली कराची में 10-12 ऐसे केसेस आए हैं, उनको बुखार हुआ, 10 दिन उन्हें बुखार रहा है। अच्छा, जब उनके कराया गया है टेस्ट तो चिकनगुनिया भी नहीं निकला, डेंगू भी नहीं निकला, मलेरिया भी नहीं निकला, लेकिन ब्लड उनका इन्फेक्शस ज़रूर निकला है। ऐसे में क्या इलाज करें? उनको एंटीवायरल दें, एंटीबैक्टीरियल दें, क्या दें उनको? ऐसे केसेस की एक्चुअली हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं टू फिगर आउट कि ये केसेस कौन हैं। उनके ब्लड का सैंपल भी ले रहे हैं, जिनको हम लोग एक रिसर्च के तहत प्रॉबली US या ब्राज़ील भेजेंगे टू सी के एग्जैक्टली क्या है ये इसके अंदर। तो इस पर तहकीक तो चल रही है। अलबत्ता किसी भी अगर आपको बुखार हो तो ऑब्वियसली कॉमन चीज़ हम पहले रूल आउट करते हैं। अमूमन जितने भी हम ये पेशेंट देखें इस तरह से जिनको ये बुखार हुआ, सब टेस्ट नेगेटिव आए, तो वो वक्त के साथ खुद ही बेहतर हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ प्लीज़ याद रखें कि डेंगू का कोई टेस्ट 100% नहीं है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि अगर आप जल्दी कराएं तो नेगेटिव आएगा, कुछ टेस्ट हैं जो बाद में कराएं तो नेगेटिव आता है। तो यही सब चीज़ देख रहे हैं कि वाकई कोई नई बीमारी है या ये हमारी पुरानी ही बीमारियां हैं जिनकी डायग्नोसिस में वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है।
अच्छा, एक तो चीज़ ये कि इज़ इट समथिंग न्यू, ये जो आप अमेरिका भेजेंगे इसके टेस्ट के लिए, ये मुझे बताइएगा। और दूसरी चीज़, डेंगू के अब लो 4 वेरिएंट्स हैं, तो क्या ये उसका एक वेरिएंट हो सकता है जैसा आप भी कह रहे हैं कि जी उसका करा लेते हैं बाद में नेगेटिव आता है या समथिंग लाइक दैट? So we don't know if this is new. ये नहीं मालूम कि कोई नई चीज़ है। हो सकता है अगेन कोई पुरानी ही बीमारी हो जो कि डायग्नोज नहीं हो रही। वेरिएंट्स का जहाँ तक आपने बात की तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमेशा ये होता है। अगर आप पहले भी पुराने जो हमारे डेंगू के वेव्स को देखें तो 2-3 वेव हमारे अच्छे आते हैं, फिर एक बहुत बुरा वेव आता है जब कोई एक नया वेरिएंट आता है। बिल्कुल कोविड की तरह ये एक तरह से जो वेरिएंट नया आता है, फिर 2-3 साल आपके अच्छे गुजरेंगे। तो ये एटलीस्ट पंजाब साइड पे तो उनका बुरा साल है, हो सकता है फिर उसी वजह से अगले साल हमारे पास बुरा साल हो, बिकॉज वो वेरिएंट इधर आएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ समझाएगा, रहनुमाई कीजिएगा कि जैसे हम बात करेंगे डेंगू के 4 वेरिएंट हैं, इन चारों वेरिएंट्स की रिपोर्ट में से किसी एक भी वेरिएंट की रिपोर्ट ऐसी है जो कि नेगेटिव आती है और फिर पता चलता है कि अच्छा नेगेटिव आने के बाद आपको डेंगू है, मतलब ऐसा कुछ है या कोई ये अभाम ही है, फैलाई हुई बातें भी हैं? प्लीज़ ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। जी, तो डेंगू के जो 2 टेस्ट हैं उसमें एक टेस्ट एंटीजन टेस्ट है जो कि वायरस को डायरेक्ट देख रहा होता है, और फिर 5 दिन बाद हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं डेंगू का। मगर दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट जितने भी वेरिएंट है उसको डिटेक्ट कर लेता है। प्रॉब्लम यह है कि किसी को सेकंड इन्फेक्शन हो डेंगू का तो उसकी एंटीबॉडी की जो हम चेक करते हैं लैब के अंदर, उसके लेवल निस्बतन कम आते हैं तो वो मिस हो सकता है। और एंटीजन टेस्ट जो है जो पहले 5 दिन में पॉजिटिव आता है, अगर आप उसको देर से करें तो वो नेगेटिव आएगा। तो टाइमिंग इसमें ज़रूरी है, इसमें वेरिएंट कितना ताल्लुक है। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये बताइएगा, ये जो रिपोर्ट्स आपने, ये जो मशकूक चीज़ है जो कि नई है या नहीं है या नई नहीं है तो जिसका हमें पता कब लगेगा? रिपोर्ट्स आपने भेज दी हैं या कब भेजनी है? इसका रिजल्ट कब आना है? तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली पहले हम इतने जमा करें कि उसको भेजें। वो हम भेजते हैं यूजली एज रिक्वायर्ड, या जब इतने जमा हो जाए तो भेज देते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी ऐसे केसेस लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहले उनको हम जाके इवेल्यूएट भी करते हैं कि वाकई उनको कोई नई बीमारी है भी या रिलेटेड है भी नहीं, क्योंकि जैसा तो पता है बुखार के तो हज़ारों कॉजेज होते हैं, हो सकता है ये सब अलग अलग चीज़ें ही हों जो कि और एक को बीमारी ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने का। ज़रूरी था ये समझना कि मौसम जो है उसके इतने असरात, और चूँकि ज़ाहिर सी बात है एक दिन में इतने मौसम है तो उसके असरात भी इतने ज़्यादा ही। तानसेन जब गाया करते थे दरबार में तो वो कहते हैं कि जो दिए की लौ जल जाती थी, चिराग जल जाते थे, वो ऐसा राग अलापते थे। इसी तरह ऐसा भी राग था कि वो आप उसको गाते रहे तो बारिश हो जाती है। तो ये तो हम सब अफसानवी समझते थे। वैसे ये किसी को अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत नहीं, हम तो ये अफसानवी समझते थे कि कहानियाँ, लेकिन अब ये हो रही है इस पर रिसर्च। तानसेन पे नहीं हो रही, लेकिन ये हो रही है कि क्या फसलों पे आवाज़ का, साउंड वेव्स का कोई असर होता है? तो फैसलाबाद अयूब रिसर्च के ज़रई माहिर हैं, इन्होंने आवाज़ों से गंदम की पैदावार में इजाफे का कामयाब तजुर्बा किया। अब ये मुनफरद रिसर्च है क्या, और अगर तो ऐसा हो जाता है तो हमें फिर क्या सबको निकल जाना चाहिए खेतों की तरफ, और उसके बाद हाँ जिनकी आवाज़ अच्छी है वो सब खेतों में चले जाएं, वो घरों में रहिए ना। बिल्कुल ना यार, खुदा का वास्ता यार, फसलें तबाह ना करते। उस्मान सिद्दीकी की रिपोर्ट देखते हैं, पर उस पर मजीद बात करेंगे। मीठा बोलें। माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, सुभान अल्लाह, आई लव यू यार। आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप भी ठीक है? ये आप थोड़ा सा खड़े हो जाए, शाबाश शाबाश शाबाश। ये कितने जल्दी आपने ग्रो कर लिया, और शाबाश, थोड़ा सा और जोर लगाएं। प्यार का एहसास दिलाएं। जल्दी बाहर आ जाइए यार, शाबाश शाबाश, आई लव यू यार। हमारे बीच आएं तो कुरान पाक की तिलावत भी सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका मिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम, तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। बेजुबान पौधों और फसलों पर इंसानों की बोलियां छोड़ती हैं अपने असरात। फैसलाबाद अयूब रिसर्च के ज़रई माहिर की फसलों पर इंसानी आवाज़ों और लहजों के असरात की कामयाब रिसर्च। डॉक्टर इजाज के मुताबिक गंदम की फसल पर कुरान पाक की तिलावत, मीठे अल्फाज, मुस्कुराते अंदाज और सॉफ्ट म्यूजिक समेत तल्ख अल्फाज, तेज म्यूजिक और मुनाफकत से भरे लहजों का इस्तेमाल किया गया। क्या करूं मैं, किधर पल्ले पड़ गया यार, कहाँ चला गया हूँ। जो देखो सूखा पड़ा है, तू तो सोकी जावे तो बेहतर है, तेरा तो इतनी दुनिया आने का जवाब ही नहीं है, गंदा जिहा। जिसके हैरत अंगेज नताइज सामने आए।
11 आवाज़ें मुंतखब की और 12वीं थी मेरी कंट्रोल की। इसमें एक में तलावत करवाई, एक में इसमें सॉफ्ट आवाज़ें दी, मीठी आवाज़ें दी, दूसरे इसमें लहजा जो सख्त रख के किया वो किया। फिर इसमें एक और आवाज़ दी जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट तो थी लेकिन उसमें मेरा ध्यान कहीं और था। फिर मैंने ढोल बजाया, फिर मैंने हारमोनियम बजाया। ज़रई माहिर के मुताबिक कुरान पाक की तिलावत वाले खेत की पैदावार 90 मन से ज़ायद, जबकि एहसासात से आरी लहजों वाले खेत की पैदावार सिर्फ 17 मन फी एकड़ हुई। जो कंट्रोल रखा गया था मैंने, वहाँ पर 51 मन पैदावार आई फी एकड़, और जहाँ पर तलावत कलाम पाक पढ़ा गया था वहाँ पर पैदावार 90 मन को क्रॉस कर गई। सबसे कम पैदावार वहाँ पे आई जहाँ पर आवाज़ मेरे प्यारे थे लेकिन मेरी तवज्जो कहीं और थी। तो इसका मतलब ये निकला कि पौधे भी मुनाफकत फील करते हैं। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ गंदम ही नहीं बल्कि दीगर फसलें भी इंसानी रवैयों की पहचान रखती हैं। कुरान पाक की तिलावत सुनाएं, गंदम की पैदावार बढ़ाएं। शीरीं अल्फाज और लहजों में मिठास जहां फसलों और पौधों की पैदावार बढ़ाती है वहीं इन्हें बीमारियों से भी बचाती है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। फैसलाबाद से रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब ये कराची स्टूडियोज में आप देखें, ये देखें फैसल हमने ऐसा क्या रिपोर्ट में के दौरान आपने कैसा गाया पढ़ा, क्या था वो? मैं ये समझ गया हूँ कि अगर आपके पास पौधे हैं और अगर आप उनसे प्यार से पेश आएँ तो ये पौधे आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। हमेशा ज़िंदगी में तो सुना था कि यार ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी बढ़ते हैं, ये तो हमने देखा था। लेकिन इंसान की आवाज़ को महसूस करना, कुरान पाक की तिलावत को महसूस करना, और उसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं ध्यान मेरा इसकी तरफ नहीं, तो ये मुनाफकत को नाराज़ हो जाएगा और फिर ग्रोथ नहीं होगी। तो जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट भी देखी, शुक्रिया यहाँ पे रख दें, बाद में ले जाऊंगी तो अभी हमने रिपोर्ट भी देखी कि जब आप पूरे ध्यान के साथ, पूरे तवज्जो के साथ किसी भी लिविंग थिंग से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो यकीन जाने कि वो भी आपको रिस्पॉन्ड करता है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर एजाज तबस्सुम साहब ने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, और जैसा कि हमने रिपोर्ट भी दिखाई है अपने नाज़रीन को। तो डॉक्टर साहब, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो, ये हमने मिसरा तो सुना था, लेकिन आवाज़ का फसलों की पैदावार पर असर, बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प कहानी है, रिसर्च भी है। सर कैसे इसका आगाज़ किया, सबसे पहले तो ये बताएं। बहुत शुक्रिया जी मुझे लाइन पे लेने का। तो सबसे पहले ये मैं बताऊं कि जज्बा, जोश और लगन हो तो दुनिया की हर चीज़ सिमट के सामने आ जाती है। मेरे जहन में एक बात थी कि चूंटी, आपने वाक़या सुना होगा कि चूंटी कह रही थी अपनी सहेलियों को कि यार इधर उधर हो जाओ, कहीं आप घोड़ों की सुमों के अंदर कुचले ना जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या, फिर हुदहुद का वाक़या, वो उनकी आवाज़ सुनी। फिर उससे बढ़ के मैं आता हूँ मस्जिद नबवी शरीफ में। उधर आपको याद होगा कि जब खजूर का तना मस्जिद नबवी की तोसी के सिलसिले में उधर उठाने लगे तो वो रो पड़ा था, मुझे मत उठाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात है। तो इसी तरह जब मैंने और इसमें गौर किया तो यकीन करें कायनात की हर चीज़ बोलती हुई महसूस हुई होगी आपको। अब ये तो जिंदा चीज़ें हैं ना, सड़कें भी बोलती हैं। रात के वक्त जाएं तो आपको पता चलेगा वो शुक्र अदा कर रही हैं, मेरे ऊपर कोई वज़न अब नहीं है। तो यहाँ से आगाज़ हुआ। ये एक्चुअली हुआ ये कि ये आज से 20-22 साल पहले की बात है, 94-5 की बात है। हम ना गंदम के सिट्टों के से नाट निकालती हैं और इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं एमेस्कुलेशन, और बटर पेपर बैग उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 100-150 के करीब बटर पेपर बैग चढ़ाए हुए थे। तो मैं घर आ गया। घर आने के बाद जब असर के बाद बारिश आंधी आई है तो दिल मेरा तड़प उठा कि यार वो जो मेरे बटर पेपर चढ़े हुए थे वो तो फट गए होंगे आंधी से। तो वो जो अंदर फीमेल डेवलप हो रही है उसको तो फ़ौरन पोलिनेशन, वो पोलन आके उसको पोलिनेट कर देगा, जो कि मेरा रिक्वायर्ड नहीं हुआ। मैं भागा इधर आया, मुझे घर वाले रोकते रहे, ना जाओ कहीं सांप ना निकला, लेकिन मैं इधर भाग आया क्योंकि मेरा इश्क है गंदम और मेरी सारी लाइफ इसमें गुजरी है। जब मैं आया तो वाकई आप यकीन करें कोई मुझे नहीं देख रहा था, लेकिन मैंने जब बटर पेपर पर दोबारा चढ़ाए तो वुड यू बिलीव कि एक रिलीफ मुझे मिला
उसके बाद फिर और मैं एक मेरा आर्टिकल छपा कलाम इलाही के मुताबिक गंदम की पैदावार, इसके ज़रिए मैंने डेवलप करने की कोशिश की है। वो है ना सूरत अल बकरा में एक आयत है कि एक दाने से 7 बाली और हर बारी में लगे 100 दाना, यानी एक दाने से 700 दाने लगने हैं। तो ये हमारी रिसर्च थी। उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि यार पैदावार बढ़ाने के ये तो तरीके हैं सारे रवायती, कोई और जिद्दत होनी चाहिए। तो फिर मैं पौधों में, यकीन करिए मैं पौधों के पास जाता हूँ गंदम के, और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो मुझे बोलते हैं, क्या बोलते हुए महसूस होते हैं, मुझे पानी दे दो, मुझे ये देखो मुझे बीमारी लग रही है, मुझे ये देखो। यहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया फिर ये सिलसिला सारा। और क्यों कि कायनात की मुझे जब वो बात ज़हन में आती है कि हर चीज़ बोलती है, तो पौधे क्यों ना बोलेंगे। सही। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक बड़ी मज़े की आपने बात की कि इसमें आपका अपना महसूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी फीलिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आई थिंक आप तभी ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको हर चीज़, नॉट इवन हम जस्ट अगर सिर्फ इस चीज़ की बात करें, सड़कें हो गई या दीगर चीज़ें हो गई, उनसे बात करना, उनके रवैये को पहचानना, उनके एहसासात या उनके जज्बात को पहचानना, आई थिंक ये इंसानों के अंदर अगर ये हुनर हो जाए तो मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे हम कमांड ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जिद्दत आ सकती है। मेरा सवाल ये है कि एक आम शख्स, आप देखें, जी प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब ये देखें कि हमारे इस माशरे में कुव्वते सुनने की सलाहियत मफकूद है। वो कैसे, मेरे प्रोफेसर थे ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, वो जब हम पाकिस्तान में गए सारे स्टडी टूर में, तो वो कवाली उधर लगी हुई थी। तो जब हमने कवाली सुन ली तो मुझे कहने लगे, तो बस आपने क्या देखा? मैं कहा मैं तो कवाल को देख रहा था, वो कैसे कैसे चेहरा बना रहा है। कहते नहीं, आप देखें ज़ानो इरादत मैं तय करता हूँ अपने साथी के सामने। मुझे वो समझाने लगे कि यार मैं पता क्या देखता हूँ, जो इस कवाली को सुनने वाले इधर बैठे हैं ना, मैं उनको चेहरे को देखता हूँ, उनके चेहरे मुझे मुतग़य्यर अंदाज में देखते हैं कि उनमें क्या फ़ील हो रही है। तो ये कुव्वते हिस्स होनी चाहिए उसको समात की, सुनने की। तो ये वाकई हमारी कमी है। अगर ये हम देखें ना, इसको ब्रॉड सेंस में ले लें, अगर हम देखें कि यार पाकिस्तान क्या चाह रहा है और हम किधर जा रहे हैं, बस ये एक हिस्सा है पाकिस्तान के बनने का मतलब क्या है और हम किधर जा रहे हैं। ये हमारे माशरे में सुनने वाला कोई पैदा हो जाए तो यकीन करें ये अभी भी जन्नत बन सकता है हमारा ये पाकिस्तान। बेशक। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये मुझे बताइए कि इसकी आपने एक्सपेरिमेंटेशन की, तो कुछ हमारे साथ आदाद व शुमार शेयर कीजिएगा कि जहाँ पे आपने पौधों को डांट फिटकार लगाई या जिसको कहते हैं नेगेटिव कॉनोटेशंस की साउंड वेव्स गई क्रॉप्स पे, तो उनका क्या हाल हुआ। और जिधर एक तो कुरान पाक की तिलावत, या फिर दूसरा हम देख भी रहे थे कि जिधर आपने जाके सॉफ्ट आवाज़ में बात की और नरम लहजे में उनसे, जिस तरह बच्चों से बात करते हैं उस तरह उन पौधों से, उन गंदम के खोशों से गुफ्तगू की, तो वहाँ पे कितनी प्रोडक्शन ईल्ड हुई, ये ज़रा ये बताएं। ये मैंने ना कोई 12 तजर्बे किए हैं, 2-2 किनाल पर मुश्तमल थे ये, ठीक है। और इस एक एक्सपेरिमेंट का फासला इतनी दूर था, इसकी आवाज़ वहाँ पर खड़े बंदे को सुनाई ना दे सके। 12 एक को कंट्रोल रखा और 11 आवाज़ें डेवलप की। सबसे पहले मैंने सॉफ्ट म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक बजाया उधर जाके, वहाँ पे उसके बाद डिस्को म्यूज़िक बजाया। फिर उसके बाद मैंने जब सॉफ्ट वर्ड यूज़ किए नरम लहजे से और उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, मतलब यार तुम तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, यार मैं तुझ पे कुर्बान, यार आप कितने भले हो गए हो यार 2 दिन में माशाल्लाह इतना। ये एक तो ये लहजा था। और दूसरा लहजा था कि मेरा ध्यान किसी और तरफ था कि क्या था, वो नरम लहजा था, कुर्बान प्यारा, तुम प्यारा कुर्बान, ये यानी कि मैं उससे इन्वॉल्वमेंट मेरी शो नहीं हो रही थी। और तीसरा था ये, अगला था ये तजुर्बा कि उससे मैंने एब्यूज़, जो सख्त अल्फाज, सख्त वाले अल्फाज है वो उनको मैंने यूज़ किया। बदतमीज़, चोर चुका, डाकू, बदतमीज़, चोर, ये इस तरह की बातें। अच्छा, फिर उसके बाद डांट डपट की उसके बाद। अच्छा, उसके बाद फिर ढोल बजाया, तलावत करवाई, ये इस तरह 12 ट्रीटमेंट थी। और शोर शराबा, हाँ एक शोर शराबा था, उसमें 5-6 बंदे खड़े करके मैंने कहा आवाज़ें दो यार। उनकी आवाज़ों से कोई एक लफ्ज़ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। और आप हैरान होंगे कि मैं बताता हूँ कि सबसे पहले कम पैदावार किसकी आई। आप देख रहे होंगे कि यार वो ढोल बजाने वाले की होगी, यार वो कंट्रोल वाले की होगी। नहीं, जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, पौधे भी
महसूस करते हैं आपकी कुर्बत को, आपकी कंपनी को महसूस करते हैं। मेरा तवज्जो तो इधर थी, ठीक है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। वहाँ पर वुड यू बिलीव पैदावार कितनी आई? 66% कम आई वहाँ पर पैदावार। जो कंट्रोल रखा था वहाँ पर पैदावार आई 51 मन, 51 मन पर एकड़। 2 कनाल को मैंने कन्वर्ट कर दिया एकड़ों के ऊपर। और जो दूसरे नंबर पे पैदावार आई, वुड यू बिलीव, वो 54%। ये वो आवाज़ थी जहाँ पर हमने ढोल बजाया था, यानी कि ढोल, शोर शराबा, ये ऐसी आवाज़, इसमें भी तख्लीकी अमूर सरअंजाम नहीं दे पाते। और उसके बाद 47% कम पैदावार आई जहाँ पर डिस्को म्यूजिक बजाया गया था। और इसी तरह अब मैं और आगे चलता हूँ। एक जगह मैं बताना भूल गया, रोने की आवाज़ें पैदा की थी। और एक जगह पर स्माइलिंग फेस पैदा की थी। मैं एक खिलखिलाना और स्माइलिंग फेस में अलग अलग ये इशू है। और एक बार ऊंची ऊंची खिलखिलाता था। अब इनकी आवाज़ सुनने की पैदावार देखे कि रोने, जहाँ पर रोने की आवाज़ थी ना, वहाँ पर पैदावार आई 39 मन, यानी कि कंट्रोल से 24% कम पैदावार आई। फिर बुरे अल्फाज जो बोले थे गए थे, वहाँ पर 20% कम पैदावार आई। यहाँ पर यानी यहाँ पर पैदावार आई 41 मन पर एकड़। फिर आवाज़ों के शोर शराबे से, जहाँ पर कोई आवाज़, एक लफ्ज़ भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। ये हम अपने मुआशरे में देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर पैदावार आई 42 मन, यानी कि कंट्रोल से 18 मन कम पैदावार आई। फिर जहाँ पर मैं खिलखिला के हंसता था, वहाँ पर पैदावार आई 44 मन पर एकड़। इसकी फीसद बन जाती है 14%, 14% कम पैदावार आई। अब मैं ज़रा ऊपर आता हूँ, तो कंट्रोल की पैदावार आई ना 51 मन पर एकड़, ठीक है। तो ये बनेगा 515 kg पर 2 कनाल में। चाहिए इसको कन्वर्ट कर दिया, वो 260 kg बन गया। 260 kg को मैंने कन्वर्ट कर दिया मनों में, तो वो बन गया 51 मन, 51.5 मन। अच्छा, अब जहाँ पर सॉफ्ट म्यूजिक था, ये भी देखें, पौधे इनको भी फील करते हैं। सॉफ्ट म्यूजिक था, वहाँ पर पैदावार 7% बढ़ गई। अच्छा। यानी कि यहाँ पर कितनी आई? 55.2 मन, जहाँ पर सॉफ्ट म्यूजिक था। सही। यानी डॉक्टर साहब, कोई ना जज्बात, आपके एहसासात, आपकी आवाज़, आपका लहजा, आपका माहौल किसी भी लिविंग थिंग के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और हर एक लिविंग थिंग अटेंशन ज़रूर मांगती है। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, वक्त देने की करें। जब हम कहते हैं ना कि मसले हैं, तो मसलों को हल करने के लिए फैसल, हम ये बार बार अपने प्रोग्राम में बात करें कि एक अच्छा लिसनर होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन एक अच्छे लिसनर के साथ साथ एक अच्छा स्पीकर भी होना, एग्जैक्टली एक अच्छा स्पीकर होना बड़ा ज़रूरी है।